मैं स्वागत करता हूं सीआरसी लखनऊ के यशस्वी और नई संकल्पनाओं से युक्त आदरणीय श्री रमेश पांडे सर जी का, जिनके कुशल निर्देशन में सीआरसी लखनऊ नवीन लक्ष्यों को लगातार प्राप्त कर रहा है। स्वागत के कड़ी में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हेमंत कुमार मौर्य सर जी का, जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात में वर्तमान समय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण उपस्थिति दे रहे समस्त प्रतिभागियों का, जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप दिया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक माननीय श्री रमेश पांडे सर जी का, कि वे आएं और आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए समस्त सहभागियों के सम्मुख अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय निदेशक महोदय जी। हाँ चंदन जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हेमंत मौर्य जी जुड़ गए हैं क्या? यस सर। जी सर, प्रणाम। कैसे हैं मौर्य जी? बढ़िया बढ़िया सर। चलिए, आपका बहुत स्वागत है सीआरसी में। और आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। पहले 2016 से पहले जब हम लोग बातें करते थे कि इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज कैसे करेंगे, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, तो कई चीजों में कमियां थी। एक तो जो डिसेबिलिटी, लीगलाइज डिसेबिलिटी है, वो भी कम थी। पहले 7 डिसेबिलिटी थी, अब 21 डिसेबिलिटी है। क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच पे तब बहुत ज्यादा जोर भी नहीं था, अब हम क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच की भी बात कर रहे हैं। तब यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग भी इतने रिफॉर्म कंडीशन में अप्लीकेबल नहीं थी, अब है। तो अब हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है या सोशल सेक्टर पे जो बर्डन है, डिसेबिलिटी का जो हमारी सोसाइटी पे डिसेबिलिटी डिजीज बर्डन है, उसको देखते हुए किस तरह के इंक्लूसिव क्लासरूम की संरचना होनी है, वो सोचना हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या अलग अलग तरह के जो न्यूली एडेड डिसेबिलिटीज हैं, उनके साथ मिलके इंक्लूसिव क्लासरूम की प्लानिंग कैसे की जाए, उनका मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे किया जाए, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसके साथ मिलके प्रबंधन कैसे किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे हम सबको मिलके सोचना है। और प्रबंधन के कोई एक आयाम नहीं हो सकता प्रबंधन का, इसके सैकड़ों आयाम हैं। और जितने पार्टिसिपेंट हैं, इस प्रोसेस के जो भी पार्टिसिपेंट हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके इंडिविजुअल बेसिस पे भी प्लानिंग करनी है और ग्रॉस बेसिस पे भी प्लानिंग करनी है कि कैसे करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो, और जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनको भी अटेंशन मिले, उनको भी सर्विसेज मिले। तो ये एक अलग तरह के प्लानिंग के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपके वक्तव्य से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को लाभ होगा और ये सभी पार्टिसिपेंट्स इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह फिर आगे बातों को बढ़ाएंगे। आपका फिर से स्वागत है। सभी हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जो सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं इस कार्यक्रम के, उनको मैं इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और आज के कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद सर जी। कार्यक्रम को गति देते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत कुमार मौर्य सर जी को कि वे आएं और आज के विषय पर अपना महत्वपूर्ण विचार सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखें।
आदरणीय हेमंत कुमार मौर्य सर जी। धन्यवाद पंकज जी। सर्वप्रथम सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम, मुख्यतः डायरेक्टर रमेश पांडे जी, प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार जी, को कोऑर्डिनेटर चंदन सिंह जी और नागेश पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज इतने सारे सहभागियों के बीच में, प्रतिभागियों के बीच में अवसर दिया एक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी बातें रखने का। मैं खुद अभी अपने आप को इस फील्ड में एक लर्नर के रूप में ही देखता हूं और जितने प्रतिभागी जुड़े हैं वो सभी भी लर्नर हैं। तो हम मिलके इस प्रक्रिया में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था को एक आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुझे अवसर मिला है आपके सम्मुख अपनी कुछ बातें रखने का, तो उन बातों को मैं रखूंगा। इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों आप सभी तक क्लियर पहुंच रहा होगा। यस सर जी। मैं पीपीटी को थोड़ा यूज करना चाहूंगा। पीपीटी के माध्यम से हम लोग आज की बातें विस्तार पूर्वक उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है स्पष्ट रूप से पीपीटी आप तक पहुंच रही होगी। यस सर। ओके, तो जैसा डायरेक्टर जी ने बताया और चंदन जी ने बताया कि आज इस वेबिनार में जो मुख्य विषय वस्तु है जिस पे हम चर्चा करेंगे, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। क्योंकि जितने भी चीजें आई हैं अब तक, चाहे वो सेग्रीगेशन से लेके इंक्लूजन तक की जो गतिशीलता, जो व्यवस्था रही हो वो, या फिर जितने भी नीतियां आए, जितने आयोग आए विशेष शिक्षा के संदर्भ में या समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, उनमें बहुत सारी बातें कही गई, बहुत सारे रास्ते दिखाए गए, बहुत सारे मार्ग बताए गए। फिर भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है कि इंक्लूसिव क्लासरूम को लेके, इंक्लूसिव स्कूल को लेके बहुत सारी समस्याएं लोगों को दिखती हैं। खासतौर से हमारे जो सहयोगी इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनको भी कुछ कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं। तो समस्याएं आती रहेंगी, उन समस्याओं का सामना करना है और आगे बढ़ना है। इसी बात को लेते हुए आज का विषय वस्तु है किस प्रकार से जो समावेशी कक्षा होगी उसका हम किस तरीके से उसमें उसका नियोजन करेंगे, किस तरीके से उसका प्रबंधन करेंगे। तो इस बात पे हम लोग आज विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहली बात इस प्रारंभ करते हैं समावेशी शिक्षा से, जो कि आप में से काफी लोग जो स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत सामान्य बात है, आप इससे परिचित हैं। फिर भी यहां से हम प्रारंभ करते हैं। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो आप इस प्रकार से देखिए कि समावेशी शिक्षा से और एक कदम पीछे जाएं, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में तीन चीजें आधार स्तंभ के रूप में आती हैं। एक तो दार्शनिक आधार, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार और तीसरा समाजशास्त्रीय आधार। ये 3 पिलर हैं एजुकेशन के, शिक्षा के। और यही जो 3 पिलर हैं, यही चीजें समावेशी शिक्षा को भी आधार देते हैं, क्योंकि इनके बिना शिक्षा का जो आधार है वो हो ही नहीं सकता। अब जब उसमें से एक जो महत्वपूर्ण पिलर है जिसको फिलोसफिकल फाउंडेशन हम बोलते हैं, दार्शनिक आधार बोलते हैं, वही दार्शनिक आधार कहता है समावेशी शिक्षा के बारे में कि हमें सभी को एक समान, एक साथ शिक्षा देनी है और ये हर किसी का अधिकार है। सॉरी सर, पीपीटी फिर से रिज्यूम करना है। ओके सर, पीपीटी को फुल स्क्रीन भी कर देना है। अभी क्लियर है? ओके सर। ओके सर, फुल स्क्रीन। मेरे साइड से फुल स्क्रीन है। आई होप फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। चंदन जी
ओके सर, ओके सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये बातें कह रहा था कि जो शिक्षा का आधार स्तंभ है, जिसमें 3 महत्वपूर्ण उसके पिलर हैं, दार्शनिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक। उसमें से एक जो दार्शनिक आधार है शिक्षा का, वही ये बात कहता है कि हमें सभी जो अधिगम करता है, सभी जो बच्चे हैं, सभी जो छात्र हैं, चाहे उसमें अक्षमता या दिव्यांगता के साथ हो या बिना अक्षमता और दिव्यांगता वाले बालक हों, सभी को ये उनका अधिकार है कि सभी को एक साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जाए। ये उनका अधिकार है और इससे हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते। जो शिक्षा के आधार स्तंभ हैं, जिसमें दार्शनिक आधार स्तंभ आता है, ये यही शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करता है। और वही आधार स्तंभ ये बात बताता है कि हम किसी भी प्रकार से डिवाइड नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, किसी को बांट नहीं सकते, किसी को किसी भी आधार पे हम किसी चीज से दूर नहीं कर सकते। तो सभी को, चाहे वो अक्षमता या दिव्यांगता के साथ हो या उनके बिना हो, उन सभी को एक साथ, यदि वो एक आयु वर्ग के हैं तो एक आयु वर्ग को एक साथ एक जैसी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना और उनके द्वारा प्राप्त करना, उन बालकों को शिक्षा व्यवस्था प्राप्त करना, ये उनका अधिकार है और कोई भी समाज ये उनसे छीन नहीं सकता या उनको इससे अलग नहीं कर सकता। तो यहां से समावेशी शिक्षा का आधार और मजबूत होता है, क्योंकि शिक्षा के साथ ही समावेशी शिक्षा का आधार स्तंभ भी मजबूत हो जाता है। अब आगे लेके हम चलते हैं, क्योंकि जो बेसिक डिफिनेशन इंक्लूसिव एजुकेशन की वो आप सभी अवेयर हैं उससे, तो उस पर बहुत टाइम नहीं लेते हैं। अब जो मुख्य बात है कि जिस समावेशी शिक्षा की हम बात करते हैं, उसमें जो समावेशी जो कक्षाएं होंगी हमारे विद्यालयों में, उनका प्लानिंग और मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, क्या बातें उसमें आएंगी, कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, मुख्यतः हम 5 ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 5 आते हैं बिंदु। सॉरी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर पीपीटी वही स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड है अभी तक। आई थिंक नेट प्रॉब्लम सर जिस स्लाइड पर सर आप उसी पर क्लिक। ओके, एक मिनट। ओके सर। ओके, तो ये 5 बिंदु हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, curriculum and curricular adaptation for diverse learners and assistive and adaptive technology for diverse learner। ये 5 मुख्य बिंदु हैं। इन बिंदुओं को हम आधार स्तंभ बना के ये जो पूरी प्रक्रिया है इंक्लूसिव क्लासरूम के प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उस पे हम बातें करेंगे इन 5 बिंदुओं का आधार स्तंभ बना के। सबसे पहली बात हम प्रारंभ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंफ्रास्ट्रक्चर से हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी को ये सामान्यतः अपने जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा व्यवसाय है, जो हमारा क्षेत्र है, हर जगह निश्चित रूप से आप सभी को ये पता है कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए एक उचित इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संसाधन है, जो आधारभूत चीजें हैं, वे हमें चाहिए, जिनके बिना हमारा जो कार्य है, जो हमारे कार्य करने की जो शैली है, जो पूरा वातावरण है, वो प्रभावित हो सकता है। तो वो हमें निश्चित रूप से चाहिए। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं और समावेशी कक्षाओं की बात करते हैं, तो वहां पे भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीडेड है, जो आवश्यक है स्पेशल स्कूल में या फिर जो समावेशित विद्यालय हैं उनके अंदर जो समावेशित कक्षाएं हैं, वहां पे जो दिव्यांग बालक है या जो दिव्यांग बालक नहीं है, उन सभी के लिए उनकी जो नीड्स है, हर बच्चे की अपनी नीड्स है, तो उनकी जो अपनी नीड है उसके अकॉर्डिंग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। वो सभी चीजें, आधारभूत सुविधाएं उनके विद्यालय में, उनके कक्षाओं में होनी चाहिए।
क्योंकि जब तक वो नहीं होंगी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, स्कूल बिल्डिंग से लेके क्लासरूम में जो भी रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो ब्रेंच हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, चाहे वो टीएलएम के रूप में हो, जो भी चीजें हैं वो सभी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें, एक सिंपल जो आपको शायद समझने में आसानी करेगी, कि यदि विजुअल इंपेयरमेंट स्टूडेंट है, विजुअली इंपेयर्ड है, तो उसे अपने क्लासरूम में जाने के लिए या जिस भी स्कूल के जिस भी रूम में उसे जाना है, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे ऑफिस हो, तो उसे स्पेसिफिक साइन वाले इंडिकेटर्स चाहिए जो कि ब्रेल में हो, या फिर यदि वहां पे यदि टाइल्स लगा है तो वो टेक्टाइल टाइल्स हो, गाइडेड ब्लॉक्स हो, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाए, वो अपने रास्ते को आइडेंटिफाई कर पाए, उसे जिस रूम में जाना है, चाहे वो उसे अपने क्लासरूम में जाना हो, चाहे उसे टॉयलेट में जाना हो, चाहे उसे ऑफिस में जाना हो, चाहे उसे लाइब्रेरी में जाना हो, वो खुद से इंडिपेंडेंटली एक्सेस कर पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या होगा? यदि वहां पे ये चीजें होंगी, स्पेसिफिक साइन इंडिकेटर्स के रूप में होंगे, वहां पे लेबलिंग होंगे, या फिर टेक्टाइल टाइल्स लगे होंगे, या फिर गाइडेड ब्लॉक्स होंगे, जिनकी सहायता से वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाएगा, जो भी उसको जो उसकी नीड है उस नीड को फुलफिल कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा पूरी बिल्डिंग को, कैंपस को। तो एक उदाहरण के रूप में हम ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और मैं यहाँ पे एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ये बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं कि दिव्यांगता के साथ वाले जो बालक हैं, लेकिन आप एक कल्पना करिए कि कोई ऐसा बालक जो दिव्यांग नहीं है, सामान्य की श्रेणी में हम रखते हैं, और उसकी जो कक्षा है, जिस कक्षा में जाकर उसे बैठना है और क्लास अटेंड करनी है, वो फर्स्ट फ्लोर पे है। इट मीन्स ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां पे बिल्डिंग में सीढ़ियां नहीं है, स्टेयर्स नहीं है। तो वो बालक किस प्रकार से अपनी कक्षा में पहुंचेगा? यदि बहुत वैसा बालक हुआ तो वो थोड़ा इफर्ट लगाएगा, प्रयास करेगा, कुछ रास्ते ढूंढेगा, लेकिन कितने दिन? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, धीरे धीरे क्या होगा? वो स्कूल से बैक कर जाएगा, वो उस पूरे एजुकेशन सिस्टम से बैक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे है, और फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए रास्ता ही नहीं बनाया गया, सीढ़ियां नहीं बनाई गई, तो कैसे वहां पे जाएगा? तो निश्चित रूप से वो वहां से बैक कर जाएगा, धीरे धीरे उसका लगाव कम होगा और वो बैक कर जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक्सेसिबिलिटी नहीं है कि वो अपने क्लासरूम में पहुंच पाए और उस एजुकेशन को रिसीव कर पाए, वहां पे बैठ पाए, बाकी छात्रों के साथ बैठ पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिव्यांग बालकों के लिए नहीं, सभी के लिए। हाँ, लेकिन सभी की आवश्यकता के अनुरूप वहां पे आवश्यकता है कि सीढ़ियां चाहिए, यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है कि रैंप फैसिलिटी चाहिए, यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है कि लिफ्ट चाहिए, यहाँ पे आवश्यकता हो सकती है कि प्रॉपर जो हम रिटन में वहां पे साइनेज होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आपको टेक्टाइल में हो, वो आपको सिंबल में हो, वो आपको यदि HI का बालक है तो पिक्चर के रूप में हो, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए। सेम चीज आप देखो कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं लाइक रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप देखो वहां पे कि लिखने के साथ साथ वहां सिंबॉलिक, खासतौर से वॉशरूम में, टॉयलेट में सिंबॉलिक बना होता है आइडेंटिफाई करने के लिए, मेल और फीमेल के लिए किसको कौन सा यूज करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पीपुल हैं जो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कैसे उसको यूज करें? तो वहां पे सिंबल होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनको किधर जाना है, यूज करना है, किधर जाके यूज करना है। तो वहां पे भी उनको जरूरत पड़ती है। तो वहां पे, क्योंकि वहां पे जो पर्सन होगा उसकी नीड ऐसी होगी, इसलिए वहां पे वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन चीजों को इनबिल्ट किया गया है। तो ऐसे इंक्लूसिव क्लासरूम की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, वो सारी चीजें प्रोवाइड होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उन बालकों को नीडेड है, जिनकी उन सभी को आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे रैंप फैसिलिटी चाहिए, यदि वहां पे ग्राउंड फ्लोर से ज्यादा फ्लोर है तो रैंप चाहिए, या फिर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है, स्टेयर्स स्टार्टिंग में बहुत सारे स्कूल्स में होते हैं कि एंट्री में स्टेयर्स होते हैं, 2 3 4 सीढ़ियां होती हैं, ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, तो वहां पे भी उनको रैंप फैसिलिटी चाहिए। उसके साथ साथ जो डोरवे है, उसका जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, जो पोजिशनिंग है, वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए।
यदि वो व्हील चेयर एक्सेस करना चाहे स्टूडेंट, तो व्हील चेयर एक्सेस, जो व्हील चेयर का जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग डोर का भी विड्थ होना चाहिए, ताकि वो खुद से व्हील चेयर के साथ क्लासरूम में एक्सेस कर पाए। जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड है डोर की, वो भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, स्टॉपर लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई वीआई बालक है और वो क्लासरूम में इंटर करना चाहे और अचानक से दरवाजे से उसे टक्कर लग जाए, उसकी स्पीड, अंदर से हवा है और उसको चोट पहुंच सकती है। तो अप्रोप्रिएट वहां पे स्पीड डोर का होना चाहिए, प्रॉपर वहां पे स्टॉपर्स लगे होने चाहिए। छोटी चीजें लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। फर्नीचर अरेंजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए और वो फिक्स होना चाहिए, मूवेबल नहीं होना चाहिए कि आज कुछ और था कल कुछ और हो गया। तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट फर्नीचर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। स्पेशली यदि व्हील चेयर की बात करें तो दो डेस्क्स के बीच में इतना स्पेस हो कि वो कोई यदि कोई ऐसा बालक है जो व्हील चेयर के साथ एक्सेस कर रहा है तो एक्सेसिबिलिटी हो क्लासरूम में, और जो ब्रेंचेज है उसके पास एक्सेसिबिलिटी हो। तो प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर हाइट जो होना चाहिए टेबल का, ब्रेंच का, जो सेल्फ है उसकी अप्रोप्रिएट हाइट होनी चाहिए ताकि एक्सेसिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लाइटिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब लाइटिंग में किसी को कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, कुछ केसेस में लो विजन में भी ऐसा होता है, कभी कभी उनको कम लाइट चाहिए, लाइट उनको इरिटेटिंग करती है उन बालकों को। तो डिपेंड करता है कि क्लासरूम में जो बच्चा है, जो दिव्यांग बालक है, उसकी नीड क्या, उसके अकॉर्डिंग लाइट अप्रोप्रिएट लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लाइट हो ही ना या बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज पर नीड। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें होनी चाहिए। टीचर ये डिसाइड करे कि जो वहां पे दिव्यांग बालक है उसकी आवश्यकता कितनी, उसके अनुरूप वो वहां पे लाइटिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करे। ऐसे ड्रिंकिंग वाटर या फिर हम टॉयलेट वॉशरूम की बात कर ले, ये सारी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। उसके साइज, उसके डोर, वहां पे जो वाटर जो टैप है वो, उसकी हाइट, ये सारी चीजें एक्सेसिबल होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो ओवरऑल जो आपका अदर प्लेसेस हैं कंपाउंड में, जिसमें बिल्डिंग आती है, स्पोर्ट्स ग्राउंड आते हैं, प्ले ग्राउंड आते हैं, ऑफिस आते हैं, अदर जो भी प्लेसेस हैं, वे सभी एक्सेसिबल होने चाहिए। और यहाँ पे एक बात हम और ध्यान रख सकते हैं कि इसीलिए हमारे यहाँ भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड बना हुआ है। जब भी जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स बनते हैं तो वहां पे बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो, इसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया हुआ है, टाइम टू टाइम इसे मॉडिफाई भी किया गया है। उसको यदि अप्रोप्रिएट अप्लाई किया जाए, इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए, तो नो डाउट बहुत सारी समस्याएं जो आएंगी ही नहीं, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे ऐसी समस्याएं नहीं आ पाएंगी। आप देखो, जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत अप्रोप्रिएट होती हैं, वहां पे उतने बैरियर्स नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि वहां के लिए अलग कोई रूल है, वो भी उसी रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन वही फैसिलिटी जो एयरपोर्ट पे हमें मिल पाती है, वो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे पे या फिर स्कूलों की हम बात कर ले, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वहां पे वो उस तरीके से अभी देखने को नहीं मिल पाती। कुछ जगहों पे है, कुछ जगह हो रही है, कुछ जगह भी बहुत कमी है। तो ये चीजें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। इसके साथ साथ यदि हमें सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर हम देखें, खास तौर से जो कि डे टू डे और मैक्सिमम टाइम जो बालक को जिसके साथ वो सर्वाइव करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर प्रॉब्लम होती है। तो यदि कोई क्लासरूम में कोई स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, दिव्यांग बालक है, तो हमें कुछ सीटिंग अरेंजमेंट की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जो प्रेफरेंशियल सीटिंग है वो उसको प्रोवाइड करना चाहिए एज पर वो जो प्रेफरेंस करे, जिसमें उसको सहूलियत हो, जिसमें उसको आसानी हो, सरलता हो, उस सीट पे उसको प्रेफर करना चाहिए, उसको बैठने की सुविधा देनी चाहिए। यदि वो फ्रंट में बैठना चाहे, साइड में बैठना चाहे, ताकि उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। अब एक एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ कि सपोज जनरली क्लासरूम में क्या होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो बच्चा पहले आया हो जहां चाहे वहां बैठ जाता है। यदि पुरानी क्लासरूम में तो बहुत सारे बच्चों ने अपना स्थान फिक्स कर लिया होता है, वो वहीं पे बैठते हैं। लेकिन यदि एक नई कक्षा की बात करें तो जो आता है वो अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी बैठ सकता है। यदि सभी लोग आगे बैठ गए हैं और वहां पे कोई दिव्यांग बालक आता है तो उससे पूरी क्लास को पास आउट करके, क्रॉस करके पीछे जाके जो फ्री स्पेस होगी वहां जाके बैठना पड़ेगा। और यदि उसे पूरे दिन में 2 से 3 बार यदि क्लास से आना जाना है, सपोज वॉशरूम जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं जाना है, तो वो जो प्रॉब्लम है पूरी क्लास को क्रॉस करने की, वो उसे बार बार फेस करनी पड़ेगी। लेकिन यदि उसे प्रेफरेंशियल सीट दे दिया जाए उसके नीड के हिसाब से, तो उसे इतनी समस्या नहीं होगी। ऐसे दूसरी बात आती है कि जो रोल मॉडल है, रोल मॉडल इट मींस जो
ऐसा बालक जो कि एकेडमिकली स्ट्रांग हो, एकेडमिक में अच्छा हो, और ऐसे दिव्यांग बालक के साथ उसको बैठाया जाए ताकि वो उसको सपोर्ट कर पाए, एकेडमिकली भी सपोर्ट कर पाए, और साथ ही साथ जो हमारा इंक्लूजन का मोटिव एक होता है कि दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बन पाए। ऐसा नहीं कि हमें गैप को ही तो खत्म करना है, जो स्पेशल स्कूल से इंक्लूजन की तरफ हम आए, कि जो जिनको हम इंक्लूजन में ला सकते हैं उनको इंक्लूजन में लाए। तो बात ही वही थी कि उनको एक पास लाएं, एक साथ लाएं, और एक साथ एक्टिविटी भी है, जो भी चीजें उसमें इन्वॉल्व करें। तो वहां पे एक बात आती है कि जो रोल मॉडल हैं या फिर जो एकेडमिकली जो साउंड बच्चे हैं, जिनका एकेडमिक अच्छा है, जो हम कह ले तरीके से हम क्लास में मॉनिटर या फिर क्लास कक्षा प्रतिनिधि बनाते हैं, तो ऐसे बालकों के साथ उनको बैठा सकते हैं, उनके पास बैठा सकते हैं। जो भी डिस्ट्रक्शन वाले प्लेसेस हैं उससे उनको दूर कर सकते हैं, जैसे खिड़की के पास बैठाना जहां पे बहुत गर्मियों में बहुत लाइट आए जो उनको परेशान करे, या कोई और ऐसे डिस्ट्रक्शन वाले प्लेसेस जहां पे उनको समस्या हो रही हो या समस्या हो सकती हो, उससे उनको दूर रखना। यानी सीटिंग प्लेस को ध्यान में रखना है कि उनको कहाँ बैठाना है जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा या उनको कोई परेशानी ना हो। प्लेस, प्रॉपर प्लेस होना चाहिए उनको मूवमेंट के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, यदि उनको बाहर निकलना है बेंच से तो बाहर निकलने के लिए तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इसके साथ साथ आप ओवरऑल पूरा जो इन्वायरमेंट है या फिर जो पूरे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बैरियर फ्री होना चाहिए। वैसे तो पूरे स्कूल का भी होना चाहिए, लेकिन हम क्लास के रूम की यदि बात करें तो क्लासरूम में जो पूरा एक्सेसिबिलिटी उसकी होनी चाहिए। चाहे उसे सपोज उसे एक सिंपल सी बात, यदि उससे गर्मी के दिनों में उसे गर्मी है, उसे फैन चाहिए, तो फैन का स्विच बोर्ड इतनी हाइट पे ना हो कि उसे मिले ही नहीं, या ऐसी जगह पे ना हो जहां पे उसे जाने में उसे शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंच सकता हो। कभी कभी क्या होता है कि स्विच बोर्ड इतने कॉर्नर में लगाए जाते हैं, वहां पे सेल्फ एंड अदर चीजें वहां पे होती हैं। अब वो बालक उसे यदि खोजते खोजते जाए वहां पे तो हो सकता है कि वो सेल्फ से या किसी और चीज से उसे टक्कर लग सकती हो। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूरा जो क्लासरूम है वो बैरियर फ्री होना चाहिए। जो भी चीजें वहां पे आवश्यकता की हैं वो एक निर्धारित जगह पे होनी चाहिए, निर्धारित ऊंचाई पे होनी चाहिए, और उसके आसपास कोई ऐसे हर्डल्स नहीं होने चाहिए जो बाधा उत्पन्न करे या समस्या उत्पन्न करे। अब आगे चलते हैं हम लोग। जो दूसरा पॉइंट हमने लिया था प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फॉर द इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। कोई भी व्यवस्था हो बिना मानव संसाधन के वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकती, चाहे कोई भी कार्य, कोई भी व्यवस्था की हम बात क्यों न करें। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, समावेशी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहां पे ह्यूमन रिसोर्स का इन्वॉल्वमेंट तो है। लर्नर भी और जो वहां पे टीचर होंगे या जो अदर स्टाफ होंगे वे सभी ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। वो मानव संसाधन के रूप में है जो अपना कार्य करते हैं, सहयोग देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स एंड द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस जो हैं ये भी इंक्लूसिव क्लासरूम के प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में और स्कूल में, वो बहुत आप ऐसा समझ लो कि एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हो, जो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिए जाए, जो निर्देशन दिया जाए जो वहां पे, तो वो मोर एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, प्रयोगात्मक ज्यादा होना चाहिए, इंडक्टिव एंड द हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्टिव लर्निंग पे बेस्ड होना चाहिए, जिसमें लर्नर जो है, जो अधिगम करता है, जो दिव्यांग बालक है, उसके साथ साथ जो अन्य उसके सहपाठी हैं, वे सभी, ऐसा नहीं कि केवल दिव्यांग बालकों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो वहां पे क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस होने चाहिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिसेस जो होते हैं तो वहां पे कोई एक सेंस ऑर्गन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, या फिर हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं या एक्टिव लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो ये जितने भी आयाम हैं आप इसमें देखो कि इसमें वन सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं कि हमने केवल देखा और हो गया, या हमने केवल सुना और हो गया। जब हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात करते हैं या एक्टिव लर्निंग की बात करते हैं या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात करते हैं,
तो उसमें मोर देन वन सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। तो हमें क्लासरूम में इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस के रूप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा, सभी चीजें तो नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस है, निश्चित रूप से लिमिटेशन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में या फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के रूप में या फिर एक्टिव लर्निंग के रूप में हमें क्लासरूम में करानी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि क्लासरूम के लर्नर, टीचर और कंटेंट, जो विषय वस्तु है, उनके आधार पे ये निर्धारित होता है कि किन किन विषय वस्तुओं में हम किस तरीके का एक्सपेरिमेंटल और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये वहां पे उसके अनुसार निर्णय लेके उसको प्रमुखता दी जानी चाहिए। साथ ही साथ चॉइस ऑफ स्टूडेंट को चॉइस मिलना चाहिए, उनको बाई फोर्स नहीं होना चाहिए कि एक टीचर ने डिसाइड कर लिया, जैसे बहुत सारे क्लासरूम में होता है जहां पे टीचर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम होता है, तो टीचर ने खुद ही डिसाइड कर लिया अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सरलता के अनुसार, और सभी स्टूडेंट को बोला कि इसको इस प्रकार से करना है। उसकी जगह हम सेम गोल वाले या सेम पर्पज वाले डिफरेंट एक्टिविटीज को एक लिस्टिंग कर सकते हैं और स्टूडेंट को चॉइस दे सकते हैं, चूज एनीवन, पिक अप एनीवन। तो स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा वहां पे होगा और वो अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से वो चीजों को चूज कर पाएंगे। तो स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि मैंने शुरू में बोला था साइकोलॉजिकल फाउंडेशन एजुकेशन के लिए या इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो है, जो शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का जो दूसरा आधार स्तंभ है, मनोवैज्ञानिक आधार, वो कहता है कि पहली बात तो जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, और जब चाइल्ड सेंट्रिक होगी तो चॉइस फॉर द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के लिए चॉइस होनी चाहिए, उनको अपने हिसाब से, क्योंकि उनको सीखना है, हमें उन्हें सिखाना है, हमें खुद नहीं सीखना है कि हम अपने हिसाब से चीजों को डिसाइड कर लें। लर्नर के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलना चाहिए, वो खुद से चयन करे, खुद से चुनाव करे उन क्रियाकलापों का, उन अनुभवों का जो उनको प्रदान किया जाना है, तो उनको हम लिस्टिंग करके दे सकते हैं ताकि वो उसमें से चूज कर सके, खुद से पसंद कर सके। साथ ही साथ रीडिंग के लिए, रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उनको ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। खास तौर से यदि हम दिव्यांग बालकों की करें तो दिव्यांगता की वजह से उनको किसी चीज को रीड करने में या उस चीज को पढ़ के उसका जो कॉन्सेप्ट उसको समझने में उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अब अलग अलग दिव्यांगता है, अलग अलग दिव्यांगता की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनके आधार पे आप देखेंगे तो उनको रीडिंग स्पीड जो है, या जो रीड करके जो कॉन्सेप्ट समझने की जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में देखें तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाना चाहिए। टीचर द्वारा क्लासरूम में ऐसे बच्चों की या दिव्यांग बालकों की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए थोड़ा अधिक समय प्रदान किया जाना चाहिए। और जब भी उन्हें स्टडी करने के लिए दिया जाए, कोई कंटेंट दिया जाए, तो स्टडी ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ टॉपिक्स, कुछ छोटे टॉपिक्स दिए जाए ताकि वो डेप्थ में, डीप में उसको स्टडी कर पाए। छोटे छोटे टुकड़ों में देना चाहिए, स्मॉल पीसेस में देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमें इस बात पे भी बहुत बल देना चाहिए कि जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, जिसमें गहराई से चिंतन करना होता है, सोचना होता है, विचारना होता है, इस प्रकार के जो कौशल होते हैं, उनमें जो लर्निंग की कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल है, सब्जेक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। जो की कॉन्सेप्ट है, जो की प्रिंसिपल है सब्जेक्ट के, उस पे एम्फेसिस करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को हम उनको चाहे कि एज इट इज हम उनको प्रोवाइड कर दे और वो उसे समझ जाए। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, खासतौर से लर्निंग डिसेबिलिटी में है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो लर्निंग के की पॉइंट्स हैं, की कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें एम्फेसिस कर सकते हैं, उस पर बल देके ये प्रयास कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट उन की पॉइंट्स को ग्रास्प कर पाए, उसे रिसीव कर पाए। ये हम प्रयास कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज पे फोकस करनी चाहिए, उस पर बल देना चाहिए कि वे आपस में, क्योंकि क्लास में केवल एक बच्चा नहीं है, क्लास में 20, 30, 40 बच्चे होंगे, तो वो बच्चे आपस में कनेक्ट रहे, आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करें, आपस में मिलकर कोलैबोरेटिवली वो लर्न करे, सीखे। उसके लिए उनको शॉर्ट एक्टिविटीज, पर्टिकुलर असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाए, ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखे, एक दूसरे के साथ
समन्वित रूप से कार्य कर सके और सहयोगी रूप से वो मिलजुल कर चीजों को सीख सके। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को हम एज ए प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में। अब इसके बाद तीसरी बात आती है करिकुलम एंड द करिकुलर एडॉप्टेशन फॉर द डाइवर्स लर्नर। करिकुलम ये बहुत कॉमन टर्म है, लगभग हर किसी ने जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा हर किसी ने सुना होगा। बहुत कॉमन टर्म होते हैं करिकुलम और सिलेबस, तो लगभग हर किसी ने सुना होगा। फिर भी थोड़ी सी बात लेके हम आगे बढ़ते हैं। करिकुलम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इट्स इंक्लूड द एकेडमिक सब्जेक्ट एंड द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट अ पीपल रिसीव थ्रू अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इन द स्कूल। इट मींस स्कूल वर्ड को भी हमें इस तरीके से देखें कि एजुकेशनल सेटअप। जैसे यदि अभी ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं तो वो स्कूल तो हुआ नहीं, लेकिन वो एजुकेशनल सेटअप का पार्ट हुआ। तो ओवरऑल एजुकेशनल सेटअप के अंदर जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, जो लर्निंग करते हैं, वो सब कुछ करिकुलम में ही आता है। वो करिकुलम का पार्ट होता है, तभी वो उस एजुकेशनल इन्वायरमेंट में, एजुकेशनल सेटअप में वो एक्टिविटीज होती है, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं और लर्नर को लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो वो सभी चीजें करिकुलम की पार्ट होती हैं निश्चित रूप से। एडॉप्टेशन की जो बात है, एडॉप्टेशन के लिए एनसीईआरटी ने 2015 में एक वहां पे मेंशन किया गया, एडॉप्टेशन रिफर टू द एडजस्टिंग असेसमेंट मटेरियल करिकुलम और क्लासरूम एनवायरनमेंट टू accommodate a student's need so he can participate in and achieve the teaching learning goal। एडॉप्टेशन को किस तरीके से एनसीईआरटी ने मेंशन किया, रिफर टू एडजस्टिंग द असेसमेंट। असेसमेंट प्रोसेस जो होता है जिसमें हम बच्चों की जो शैक्षिक योग्यता है, जो शैक्षिक उपलब्धि है, जब असिस करते हैं, उसका आकलन करते हैं, मापन करते हैं, तो उसमें एडजस्टिंग करना। मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल हम यूज करते हैं क्लासरूम में बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, उन मटेरियल में एडजस्टिंग करना। करिकुलम में, ओवरऑल करिकुलम में एडजस्टमेंट करना। और क्लासरूम इन्वायरमेंट, किस लिए सारे एडजस्टमेंट होंगे, टू एकोमोडेट अ स्टूडेंट्स नीड। जो स्टूडेंट्स की नीड है, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे वो दिव्यांग बालक नहीं हो, अन्य कोई बालक हो, सभी के लिए, हर बच्चे की अपनी नीड है। तो उस क्लासरूम में जो भी बच्चे हैं उनकी नीड को एकोमोडेट करने के लिए हमें असेसमेंट से लेके, मटेरियल से लेके, करिकुलम से लेके ओवरऑल क्लासरूम एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करना होता है, जिससे कि वो जो बच्चा है वे जो टीचिंग लर्निंग गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। यदि वो क्लासरूम में आ रहा है, क्लासरूम में बैठ रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसको वहां पे बेनिफिट भी होना चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग गोल पहले से निर्धारित किए गए हैं उनकी प्राप्ति कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि करिकुलम, मटेरियल, असेसमेंट एंड ओवरऑल क्लासरूम लेवल पे एडजस्टमेंट किया जाए एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड, उसके हिसाब से। तो ये बात एडॉप्टेशन में आती है कि एडॉप्टेशन किया जाए ओवरऑल क्लासरूम का, कंटेंट का, करिकुलम का, असेसमेंट का। दूसरी चीज, adaptation are change made to curriculum, instruction, teaching, learning material and assessment practices in order to successful learner in inclusive education। सिंपल मीनिंग ये है कि एडॉप्टेशन में हम करते क्या है, चेंज मेड टू करिकुलम, करिकुलम में चेंज कर सकते हैं। चेंज किस प्रकार का होगा वो हम आगे अभी देखेंगे। एंड द इंस्ट्रक्शन में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम में, असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो है उन सब में हम चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि लर्नर्स को इंक्लूसिव एजुकेशन में वो सफलता अर्जित करने में या उपलब्धि अर्जित करने में उसे सरलता होगी, आसानी होगी। और ये जो लेवल ऑफ एडॉप्टेशन है ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ कंटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। एक तो कंटेंट की डिफिकल्टी लेवल क्या है, जो विषय वस्तु है, जो बिंदु है, जो पाठ्यक्रम है, उसका जो कठिनता स्तर है, जो डिफिकल्टी लेवल है उस पर, और जो दिव्यांग बालक है उसकी जो सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांगता की जो सीवियरिटी है वो कितनी है, इन दोनों के आधार पर एडॉप्टेशन जो है डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से हमें एडॉप्टेशन करने पड़ेंगे।
समावेशित कक्षाओं में। अब ये जो करिकुलम एडॉप्टेशन है, इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है? करिकुलम एडॉप्टेशन मीन्स alternating the traditional curriculum according to needs of the children with disabilities। जो हमारा ट्रेडिशनल करिकुलम है, जो परंपरागत रूप से हम कक्षाओं में करते आ रहे हैं, वहां पे हम अल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि जो चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज है, जो दिव्यांग बालक है, उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो पाए। इसी को ध्यान में रख के आप देखोगे कि जो यूडीएल का कॉन्सेप्ट है वो उन सब चीजों को समाहित करता है। इसे भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से वो समाहित करता है यूडीएल के कॉन्सेप्ट में, कि एक ही क्लासरूम में हम कैसे डाइवर्सिफाइड नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो करिकुलम एडॉप्टेशन यही बात करता है कि इट मींस अल्टरनेटिंग द ट्रेडिशनल करिकुलम अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो दिव्यांग बालक है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख के जो परंपरागत जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें किस तरीके से हम परिवर्तन करें, जिससे उसको भी लाभ हो, उसको भी बेनिफिट हो, वो भी अपने उद्देश्यों की, लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए जो उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। ये कुछ और बातें हैं करिकुलम एडॉप्टेशन को लेके। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आई होप करिकुलम एडॉप्टेशन आप समझ रहे होंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एडॉप्टेशन में दो चीजें आती हैं। एक तो आता है एकोमोडेशन और दूसरा आता है मॉडिफिकेशन। जो एडॉप्टेशन की हम बात कर रहे हैं इसमें दो चीजें होती हैं, एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। ये दोनों क्या होते हैं इनको हम जानते हैं, इनको जान लेते हैं, ये समझना जरूरी है। जब हम एकोमोडेशन की बात करते हैं तो एकोमोडेशन इट मींस एनी चेंज मेड इन करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड। करिकुलम में कह ले या निर्देशन हो गया, या जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, या जो टीचिंग इवैल्यूएशन मेथड है, उन सब में कोई भी चेंज, किस तरीके का चेंज, दैट डज नॉट अफेक्ट द करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स, जो कि किसी भी प्रकार से जो करिकुलम के उद्देश्य हैं उसको प्रभावित न करते हों, ऐसा कोई भी परिवर्तन हम कर सकते हैं, वो सारे एकोमोडेशन में आएंगे। दिव्यांग बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम पाठ्यक्रम में या फिर टीएलएम में, टीचिंग में, इवैल्यूएशन मेथड में, इन सब में से किसी में हम कोई भी ऐसा चेंज करते हैं जो कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्रभावित न करे, जो मुख्य उद्देश्य है पाठ्यक्रम को उसको बिना प्रभावित किए ऐसा कोई परिवर्तन हम करते हैं तो वो सभी एकोमोडेशन माने जाएंगे। दूसरी जो बात है मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन क्या है? मॉडिफिकेशन में ये सभी चेंजेस जो हम पहले बात कर रहे थे, जैसे एनी चेंजेस मेड इन करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचिंग एंड इवैल्यूएशन मेथड दैट सब्सटेंशियली अल्टर्ड द करिकुलम ऑब्जेक्टिव। अब वहां पे बात क्या थी कि जो करिकुलम के उद्देश्यों को प्रभावित न करते हों। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें दिव्यांग बालक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कुछ ऐसे भी परिवर्तन करने पड़ते हैं जो करिकुलम के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन में आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभावित कैसे? ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बदल देंगे, बिल्कुल बदल नहीं देते हैं। सब्सटेंशियली अल्टर्ड जो है, जो करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको रिप्लेस करते हैं, या उससे मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव को हम वहां पे उसको सब्स्टिट्यूट के रूप में उसको ऐड करते हैं और उसके हिसाब से हम चीजों में परिवर्तन लाते हैं, चाहे वो करिकुलम में लाए, चाहे टीएलएम में लाए, चाहे टीचिंग स्ट्रेटजी में लाए, या फिर इवैल्यूएशन मेथड में लाए। तो जब उद्देश्यों को बिना प्रभावित किए कोई परिवर्तन होता है तो वो एकोमोडेशन है। जब उद्देश्यों को प्रभावित करते हुए कोई चेंजेस होता है तो वो मॉडिफिकेशन है। और ये दोनों ही एडॉप्टेशन में आते हैं। इट मींस जब हम एडॉप्टेशन की बात करते हैं तो हम एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन दोनों की बात करते हैं। एक उद्देश्यों को बिना प्रभावित किए जो परिवर्तन किए जाते हैं, दूसरा वो परिवर्तन जो उद्देश्यों को कुछ हद तक प्रभावित करते हैं, वो मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें हम यूज करते हैं खासतौर से दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अब करिकुलम एडॉप्टेशन के लिए कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं। ऐसे तो बहुत सारे गाइडलाइन हो सकते हैं, कुछ की बात हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जब भी एडॉप्टेशन हम करें तो हमें जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है करिकुलम का उसे चेंज नहीं करना चाहिए।
जो भी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, क्लास 5th का जो कंटेंट है, क्लास 5th का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, क्लास 5th में बच्चे को जो नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा एडॉप्टेशन नहीं करना है कि वो पूरा बदल ही जाए, बाकी बच्चों को कुछ और कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन नॉलेज मिले, और दिव्यांग बालक के लिए हमने जो एडॉप्टेशन किया उसकी वजह से उसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उस लेवल पे उसको ही हमने चेंज कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो न बदले, उनमें कोई परिवर्तन न करना पड़े, और यदि बहुत अनिवार्यता हो जाए तो कुछ एक बिंदुओं में सब्स्टिट्यूट के रूप में ऐड करने चाहिए, ताकि जो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उस लेवल पे वो सभी बालकों को एक समान मिल पाए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो। दूसरी बात आती है कि जब भी हम कोई एक्सपीरियंस प्रोवाइड करें लर्नर्स को, और उसके हम एडॉप्टेशन कर रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम यदि सेम एक्सपीरियंस नहीं दे रहे हैं तो उससे मिलता जुलता एक्सपीरियंस दें, बिल्कुल चेंज नहीं करें उसे, बिल्कुल बदल ही ना दे कि दूसरे बालकों को हम दूसरा एक्सपोजर दे रहे हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, और दिव्यांग बालक के लिए हमने बिल्कुल दूसरा सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसा नहीं है, कोशिश करना चाहिए कि सेम हो, सेम नहीं हो तो बिल्कुल मिलता जुलता हो, जिससे जो वहां पे उनका जो डेवलपमेंट है या जो लर्निंग एक्सपीरियंस हम कराना चाहते थे, जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट देना चाहते थे लर्नर को, वो सभी को एक समान रूप से मिल पाए। इसके लिए नो डाउट टीचर को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा इफर्ट लगाना पड़ता है। कुछ लोगों को इसमें कठिनाई होती है, कुछ लोग इससे बचना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। यदि हम इस चीज को फॉलो करें और कोशिश करें कि सेम एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें, या कंपनसेटरी एक्टिविटीज लेके आए, पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो बच्चा उसको नहीं कर सकता या उसको उसमें कठिनाई है, तो उसके लिए हम कोई कंपनसेटरी, उस एक्टिविटी को कंपनसेट करने वाला कोई दूसरी एक्टिविटी जो हो, जिसमें उसको उसी तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल सकता हो, ऐसी एक्टिविटी उसके लिए सेलेक्ट करें, उसे प्रोवाइड करें, ताकि वो वहां से एक लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कर पाए और ओवरऑल एक होलिस्टिक पिक्चर उसको मिल पाए। तो इसमें टीचर का एफर्ट करना पड़ता है उन चीजों को सेलेक्ट करने में और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। इसके बाद बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हैं शुड बी रिमेन सेम फॉर द आवर लर्नर। जो आप जब कक्षा में जाते हैं हम सभी एज अ टीचर, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमारे प्री डिसाइडेड होते हैं, हम खुद से निर्धारित करके जाते हैं। जो लोग बीएड और डीएड लेवल पे जिन लोगों ने लेसन प्लानिंग की होगी उनको पता भी होगा कि हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम प्री प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं लेसन की, और क्लास में उसे अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम डिफरेंट नहीं कर सकते, उसे अलग नहीं कर सकते। दिव्यांग बालकों के लिए अलग होगा, बाकी बालकों के लिए, बच्चों के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शुड बी रिमेन सेम फॉर द ऑल, सभी के लिए वही होनी चाहिए, उसमें कोई एडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये कुछ सर्टेन गाइडलाइंस है। ऐसे गाइडलाइंस की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जब क्लासरूम में हम जाते हैं, जब ऐसा कोई बच्चा हमारे क्लासरूम में होता है, उसकी आवश्यकता को यदि हम जाने समझे प्रयास करें, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें खुद स्वतः समझ में आने लगती है कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हम जो मूल भावना है, जो करिकुलम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो वहां से लर्निंग हमें देनी है, उसमें बिना छेड़छाड़ किए, उसमें बहुत परिवर्तन किए बिना क्या क्या कर सकते हैं, इसके बल देना चाहिए। यही करिकुलम एडॉप्टेशन है, ताकि जो मेन चीज है उसमें हम बहुत उसमें परिवर्तन न करें। और जब एडॉप्टेशन की हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली कुछ 9 टाइप्स ऑफ एडॉप्टेशन है जो हम क्लासरूम में कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला है इनपुट। इनपुट इट मींस जो चीजें हम इनपुट आउटपुट जो है, ये आप कंप्यूटर के पार्ट्स कभी आपको देखोगे तो वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के रूप में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एडॉप्टेशन की बात करें तो इनपुट इट मींस जो चीजें हम लर्नर को प्रोवाइड करेंगे, जो हमारा मेथड्स होगा, जो मोड ऑफ टीचिंग मेथड होगा, मतलब किस तरीके से, किस वे में हम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे, दैट इज द इनपुट। वहां पे हम किस तरीके का एडॉप्टेशन करेंगे एज पर नीड ऑफ द चाइल्ड। बच्चा बच्चे का जो दिव्यांगता का जो क्षेत्र है वो क्या है, उसमें उसका लेवल क्या है, सीवियरिटी लेवल क्या है, उसके हिसाब से जो हम इनपुट करेंगे, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हम टीएलएम यूज कर रहे हैं नॉलेज कॉन्सेप्ट के लिए,
वो इनपुट कैसा होगा, किस वे में होगा, किस रूप में होगा, किस प्रकार से होगा, उसका लेवल क्या होगा, ये सारी चीजें निर्धारित इस बात पे करती हैं कि जो दिव्यांगता वाला बालक है उसकी आवश्यकता क्या है, या कक्षा में अन्य जो डाइवर्सिफाइड नीड वाले बालक हैं उनकी आवश्यकता क्या है। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के हम इनपुट जो करते हैं, जो नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए जो हम करते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी बात आती है आउटपुट। आउटपुट कहीं ना कहीं हमारा असेसमेंट इवैल्यूएशन को रिलेट करता है कि जब लर्नर को हमने कोई कॉन्सेप्ट दिया और हम जब उसको इवेल्युएट करना चाहते हैं, असिस्ट करना चाहते हैं कि लर्नर उसको समझ पाया या नहीं समझ पाया, तो आउटपुट किस फॉर्म में होगा। आप बहुत बार देखिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, रिटन एग्जाम लेते हैं, तो क्या हम वहां पे ओरल टेस्ट ले सकते हैं? हम वहां पे यदि विजुअल इम्पेयरमेंट से रिलेटेड चाइल्ड है तो हम उसको ब्रेल में लिखने के लिए बोल सकते हैं। हम उसको कंप्यूटर और मोबाइल फैसिलिटी दे सकते हैं जिसमें वो जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके ऑडियो टू टेक्स्ट में वो कर पाए, ताकि हम टेक्स्ट पे उसको देख सके इस तरीके से। तो जो आउटपुट का मोड होगा उसमें हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं। हम जो तरीका है, जो बच्चों का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो उन्होंने सीखा उसे जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, उसमें हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप। जो साइज ऑफ कंटेंट है उसमें हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं, पीछे हमने बात की थी, जरूरी नहीं कि हम जितने कंटेंट है हर कंटेंट बच्चों को समझा ही दे। हम क्या कर सकते हैं कि जो की पॉइंट्स है, जो प्रिंसिपल है, जो मेजर फोकस पॉइंट है, जो मेजर कॉन्सेप्ट है, उस पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड उसको हम समझा दे या रटा दे, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए। जो मूल भावना है, जो पाठ में जो मूल चीजें हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य वहां पे जो ज्ञान देना है वहां पे, उस पे फोकस करना चाहिए। तो साइज ऑफ कंटेंट में भी हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं एज पर नीड ऑफ द चाइल्ड। एंड दैट टाइम की बहुत बात तो पहले भी हुई है कि टाइम हमेशा जो दिव्यांगता वाले बालक होंगे उनके लिए टाइम थोड़ी ज्यादा हमें देना पड़ता है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप। हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता। बहुत बार तो हमें जो अदर डाइवर्सिफाइड नीड वाले बालक है उनके लिए भी टाइम ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चे की योग्यता या उनकी जो क्षमता है वो समान नहीं होती। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमने 2 मिनट दिया तो 2 मिनट में सभी बच्चों का हो ही जाए, सभी बच्चे उसे पढ़ ले या समझ ले, खासतौर से दिव्यांगता वाले बालकों के लिए। तो उनकी आवश्यकता के अनुरूप हमें वहां टाइम में एडॉप्टेशन करने पड़ते हैं। टाइम को बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है। डिफिकल्टी लेवल जो कंटेंट का होगा, यदि डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है तो हम वहां पे डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, उनको समझने में दिक्कत आएगी, तो वहां पे भी हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं। उस विषय वस्तु के लिए या उस बिंदु के लिए हम वहां पे एडॉप्टेशन कर सकते हैं बिना उद्देश्यों को परिवर्तित किए। उससे उसका जो कह ले कि उसकी जगह पे कोई और चीज है या उसका डिफिकल्टी लेवल को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल, यदि 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है क्लास में और बच्चे को उसमें है, तो हम उसको 4 डिजिट का नहीं करा के 3 डिजिट का करा सकते हैं या थोड़े सिंपल करा सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल कम कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो ऐसे दिव्यांग बालकों के लिए कक्षा में है तो उनके लिए वो हम उस जो विषय वस्तु उसका डिफिकल्टी लेवल उनके लिए थोड़ा कम कर सकते हैं। इस लेवल पे हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन की बात है तो पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए, लेकिन जहां पे उनको समस्या है हम वहां पे पार्टिसिपेशन न करा के उनको किसी अन्य चीज में पार्टिसिपेशन करा सकते हैं। अब प्लेग्राउंड एक्टिविटी है, वहां पे प्लेग्राउंड या आउटफील्ड वाले कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो उस बच्चे को हम दूसरे गेम्स इवेंट में उन्हीं बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ताकि जो उनके साथ टीम बिल्डिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो सारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हो। जो आखिर वो जब प्लेग्राउंड में जाके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो जो टीम स्पिरिट आती है, जो लीडरशिप आती है, जो कोऑर्डिनेशन आता है, अल्टीमेटली वही तो देना हम चाहते हैं। और साथ ही साथ उनका जो है फिजिकल हेल्थ जो है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट आए। तो वो चीजें हम बच्चों, दिव्यांग बालक को उसकी आवश्यकता के अनुरूप को ध्यान में रखते हुए उन्हीं बालकों के साथ, उसकी कक्षा के जो अन्य सहपाठी उन्हीं के साथ हम दूसरे गेम्स एंड स्पोर्ट्स जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है उसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं। तो वहां पे भी हम एडॉप्टेशन को यूज कर सकते हैं। देन लेवल ऑफ सपोर्ट की बात है, किस लेवल का सपोर्ट उसको नीडेड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरत से ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है किसी को भी, दिव्यांग बालकों को भी।
ऐसा नहीं कि उनको हम बहुत ऐसा समझ ले कि हर बात पे उनके पीछे जाके अभी क्या चाहिए, अभी क्या कर दे, खुद से ही करवाने लगे। इस तरीके का भी सपोर्ट नहीं देना, हमें सिंपैथी नहीं दिखानी है कभी भी। एज अ टीचर खास तौर से हम कभी भी हमें सिंपैथी नहीं दिखानी है, उनको ये आभास कराना है कि दे कैन डू, वो कर सकते हैं और वो बाकी लोगों की तरह ही हैं। कभी भी उनको ये आभास ही नहीं कराना है कि वे नहीं कर सकते हैं और या मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। सहानुभूति नहीं रखना है। अल्टरनेटिव गोल्स की यदि हम बात करें तो जो गोल्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जिन लक्ष्यों को यदि हम देखें तो कुछ बालकों को उन लक्ष्यों की प्राप्ति में समस्या उत्पन्न होती है या एक तरीके से उनके लिए बहुत कठिन चुनौती के रूप में होता है, बहुत कठिन। तो वहां पे हम अल्टरनेटिव गोल्स डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, इस तरीके का भी एडॉप्टेशन कर सकते हैं। एंड ओवरऑल यदि हम लास्ट में बात करें तो जो करिकुलम में हम सब्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको हम उसका सब्स्टिट्यूट वर्जन वहां पे ऐड कर सकते हैं, यानी एक चीज को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके पूरक के रूप में हम वहां पे एक चीज को हटा के दूसरी चीजों को रख सकते हैं जो दिव्यांग बालक उसको कर पाए, उसको समझ पाए और उससे उसको लाभ मिल पाए। तो इस प्रकार से ये 9 तरीके के एडॉप्टेशन हम कक्षा में, पाठ्यक्रम में कर सकते हैं जिससे ऐसे बालकों को लाभ मिले। जब एडॉप्टेशन की हम बात करते हैं खासतौर से, तो टीचिंग मेथड को लेके आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या टीचिंग मेथड होनी चाहिए, जो इनपुट की हम खासतौर से बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में मेंशन किया है। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यदि है कक्षा में किसी बच्चे को, तो उसके लिए कंटेंट जो होगा वो लेस कंटेंट होगा, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं, सीमित कंटेंट रखेंगे। टाइम उसको ज्यादा चाहिए, अटेंशन भी ज्यादा चाहिए, और जो टीचिंग मेथड होगा वहां पे एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है VAKT, ये शॉर्ट टर्म है, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर कंस्टेटिक एंड T फॉर टेक्टाइल एंड टच। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं हमारे टीचिंग के। तो हम विजुअल फॉर्म में, ऑडिटरी फॉर्म में, काइनेस्थेटिक फॉर्म में एंड टच एंड टेक्टाइल फॉर्म में हम चीजें उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। टास्क एनालिसिस भी कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज भी उनको दे सकते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में कंटेंट जो है वो सेम होगा, वहां पे कंटेंट में हमें बहुत परिवर्तन करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वहां पे। जब टीचिंग मेथड की बात करेंगे तो वहां पे ऑडिटरी चीजें कम हो जाएंगी या हटा दी जाएंगी, विजुअल होगा, काइनेस्थेटिक होगा, टेक्टाइल होगा, टोटल कम्युनिकेशन होगा, ऑडिटरी की जगह टोटल कम्युनिकेशन आ जाएगा, एंड पिक्चर एंड क्यूज बेसिस पे वहां पे टीचिंग मेथड्स होंगे। देन विजुअल सर आपने स्लाइड चेंज नहीं की है। मुझे स्लाइड मैंने चेंज की, आपको एक मिनट, अभी स्लाइड चेंज हो रही है? चंदन जी अभी स्लाइड चेंज हुई है? नहीं हुई है सर। नो सर। सर स्लाइड 30 ही आपकी है। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि माइक को म्यूट रखें। चंदन जी अभी स्लाइड दिख रही है? नो सर। अभी यस सर। सर आ गई है, आ गई। यस सर।
ओके, तो इस स्लाइड की मैं बात कर रहा था। आपको नहीं दिख रही होगी, सॉरी, माफी चाहूंगा। अभी आपको समझ में आएगा, स्लाइड देखेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। सर सॉरी हाँ, सर, सर स्लाइड जो है ना नेक्स्ट नहीं हो रहा था, बस एक ही स्लाइड पे जो है उसी समय। अभी नेक्स्ट हो रहा है, मैं चेंज कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी नेक्स्ट नहीं हो रहा है सर। Sir, you can start slideshow. नहीं, स्लाइड शो से भी मैंने किया, लेकिन सर इसमें स्लाइड नंबर 16 है। हाँ 16 है अभी। यस ओके, इस स्लाइड को हम देते हैं, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा भी, और नहीं दिखेगा तो आप बता दीजिएगा। जी सर। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, फर्स्ट पॉइंट से देखते हैं। तो यदि क्लास में कोई ऐसा बालक होगा तो कंटेंट जो है वो लेस कंटेंट होगा, यानी कंटेंट को हम सीमित कर देंगे, टाइम ज्यादा चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग उसको विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल एंड टच, ये जो 4 मेथड ऑफ टीचिंग है वो चारों हम वहां पे यूज कर सकते हैं। टास्क एनालिसिस, लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हियरिंग इंपेयरमेंट का यदि कोई बालक होगा कक्षा में, तो वहां पे कंटेंट को कम करने की जरूरत नहीं है, सेम कंटेंट वहां पे सफिशियंट है, सेम कंटेंट को हम लेके चल सकते हैं। टाइम वहां पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और मेथड ऑफ टीचिंग में ऑडिटरी हट जाएगा, क्योंकि हियरिंग इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम है तो ऑडिटरी वहां पे बेनिफिशियल नहीं होगा। विजुअल, काइनेस्थेटिक एंड टच एंड टोटल कम्युनिकेशन आ जाएगा, ऑडिटरी की जगह टोटल कम्युनिकेशन आ जाएगा एंड पिक्चर क्यूज आ जाएंगे। विजुअल इंपेयरमेंट से रिलेटेड बालक होगा क्लास में तो कंटेंट सेम होगा, कंटेंट में हमें कुछ कम करने की जरूरत नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। टीचिंग मेथड में ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टच एंड टैक्टाइल, ये मेथड्स आ जाएंगे। साथ ही साथ ब्रेल, रिकॉर्डिंग एंड द मोर ओरल एक्सपोजर, ये चीजें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे ब्रेल उनको चाहिए। यदि एचआई के केस में टोटल कम्युनिकेशन आ जाएगा, और विजुअल इंपेयरमेंट के केस में ब्रेल वहां पे आ जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई बालक क्लासरूम में है तो कंटेंट सेम होगा, कंटेंट में हमें वहां पे कम करने की जरूरत नहीं है, टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। टीचिंग मेथड में विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टच एंड टैक्टाइल, उन चारों को हम यूज कर सकते हैं एज पर नीड। रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग एंड पीस लर्निंग, ये सारी चीजें हम वहां पे यूज कर सकते हैं। रेमेडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, हम उसको एडिशनल सपोर्ट ग्रुप में ये दे सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो कंटेंट में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी सेम है, टाइम में भी उनको एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत नहीं है, और जो मोड ऑफ टीचिंग होंगे वो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल, लेक्चर मोड, ये सारे वहां पे यूज किए जा सकते हैं। और नॉर्मल केस में जो रेगुलर कंटेंट होगा, रेगुलर टाइम होगी, और जो ट्रेडिशनल हमारा टीचिंग मेथड है उससे हम करते हैं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि डिसेबिलिटी क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसके हिसाब से टीचिंग मेथड, कंटेंट एंड टाइम, इन सब में हम एडॉप्टेशन कर सकते हैं, जिससे हम लर्नर की नीड को आइडेंटिफाई कर पाए। अभी मैंने स्लाइड चेंज किया, आई होप आपको स्लाइड चेंज दिख रहा होगा। नो सर। सर यस सर, ओके, यस सर, अभी दिख रहा है? यस सर। तो मैं फुल स्लाइड नहीं करता हूं, इतने पे रखता हूं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो नेक्स्ट एंड लास्ट हम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, असिस्टिव एंड एडॉप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर। जब हम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो कैसे हमको हेल्प करती है बेटर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करने में इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए, तो उसकी बात करते हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी अभी कॉमन टर्म एक तरीके से होता जा रहा है, काफी लोगों ने इसके बारे में सुना है, कुछ लोग विस्तार से जानते हैं, कुछ लोग बहुत विस्तार से नहीं जानते, लेकिन टर्म से लोग अवेयर हैं, टर्म को सुन रखा है। जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो जो इसकी प्रॉपर डिफिनेशन है, जो जनरली हर जगह यूज की जाती है, वो इस प्रकार से है: एनी आइटम, पीस ऑफ इक्विपमेंट और प्रोडक्ट सिस्टम वेदर एक्वायर्ड कॉमर्शियली ऑफ द सेल्फ, modified or customized, that is used to increase the, maintain or improve the functional capabilities of a child with a disability। कोई भी ऐसा आइटम हो, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको कि हम
कस्टमाइज कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें, जिससे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है या जो ऐसा कोई बालक है, उसको फंक्शनल जो कैपेबिलिटी है उसकी वो इम्प्रूव हो जाए, उसमें हम इंक्रीज कर दे, उसको बढ़ा दे, फंक्शनल कैपेबिलिटी को जो बढ़ा दे। ऐसा कोई भी आइटम, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, वो सभी हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में उसको ले सकते हैं। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ये अपने आप में कई सारी चीजों को इंक्लूड करता है, जिसमें से दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो असिस्टिव प्रोडक्ट और दूसरा असिस्टिव सर्विसेज। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दो चीजें यहाँ पे आती हैं। असिस्टिव प्रोडक्ट को हम लोग असिस्टिव डिवाइसेस के रूप में जानते हैं। आप लोगों ने सुन रखा होगा असिस्टिव डिवाइसेस एंड द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है ब्रॉडर टर्म है, जैसे विजुअल इंपेयरमेंट वो वाइडर टर्म है, उसके अंदर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आता है। ऐसे असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो वाइडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर असिस्टिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आते हैं। असिस्टिव प्रोडक्ट जो है जिसको हम असिस्टिव डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे असिस्टिव जो होता है वो हेल्प से है, सपोर्ट से है, सर्विस प्रोवाइड करने से है। डिवाइस कोई भी ऐसी चीज जो किसी खास कार्य के लिए उपयोग में लाई जाए, वो डिवाइस होगी। तो असिस्टिव डिवाइस की जब हम बात करते हैं तो इट मे बी एनी डिवाइस दैट कैन बी डायरेक्टली हेल्प द पर्सन विद डिसेबिलिटी इन अंडरटेकिंग द एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, pursuing education, acquiring movement in the built environment and working and engagement in the leisure activities। तो ऐसे व्यक्तियों को या दिव्यांग व्यक्तियों को उनके जो डेली लिविंग एक्टिविटीज है उसमें हेल्प करे, उसमें सहायता करे, उनको शिक्षा में सहायता करे, उनका जो अपने इन्वायरमेंट में जो उनका मूवमेंट है, जो गतिशीलता है, उसमें उनकी सहायता करे। इस तरीके की जो सहायता प्रदान करे, उनको उनके लिए सहायक हो, उनकी सुविधा प्रदान करे, ये सभी डिवाइसेस जो है असिस्टिव डिवाइस के रूप में यहाँ पे हो सकती हैं, जो किसी खास उद्देश्य के लिए उपयोग में लाई जाए। और खास रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो दिव्यांग हैं, जो अपनी सहायता के लिए या जो उनकी जो सीमित कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, जो उनके जो बाधाएं हैं, उनके जो दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप है उसमें जो समस्या आ रही है, उनको उनका सामना करने के लिए, उसमें सरलता के लिए, अपनी शिक्षा में, मूवमेंट में, इन सभी में जो उपयोग में लाई जाए। जब असिस्टिव टेक्नोलॉजी के टाइप्स की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं, लो टेक, मिड टेक एंड हाई टेक। लो टेक टेक्नोलॉजी जो होती है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बहुत सिंपल होती है, जिसमें किसी भी बहुत टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं होती है, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी की जरूरत होती है, बहुत सिंपल होती है, लाइक फ्लैश कार्ड। इसमें कोई आप देखो, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसा भी टेक्निक वहां पे यूज नहीं है, सिंपल फ्लैश कार्ड होता है। बट ये लो टेक में आता है, टेक्नोलॉजी में हम मानते हैं इसको, लेकिन लो टेक टेक्नोलॉजी में। मिड टेक टेक्नोलॉजी जो होगी, जो थोड़ा लो वाले से थोड़ी हाई होगी, लेकिन सिंपल होती है, उसमें भी बहुत टेक्निकलिटीज की आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, उसको यूज करने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। जैसे टाल्किन कैलकुलेटर है, टाल्किन वॉचेज आजकल आ रही हैं, ऐसे सारे जो डिवाइसेस हैं वो मिड टेक में आते हैं। हाई टेक टेक्नोलॉजी जो है, जिसमें आपको प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की, मेंटेनेंस की जरूरत आती है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, ये सारी चीजें भी यूज होती हैं, जिसमें कंप्यूटर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, लेजर केन्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सभी हाई टेक टेक्नोलॉजी में आती हैं। अब हम ये जो 5 हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो बिंदु हमने पूरे कर लिए। अब थोड़ी डिसेबिलिटी वाइज में कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एडॉप्टेशन की बात खास तौर से करते हैं यदि हम, तो यदि फिजिकल डिसेबल्ड चाइल्ड होगा क्लासरूम में, हमारा टाइम भी हो गया इसलिए मैं बस 1-2 मिनट में पूरा करूंगा। यदि क्लासरूम में फिजिकल डिसेबिलिटीज रिलेटेड कोई बालक है, तो वहां पे असिस्टिव जो टीचिंग एड्स एंड एडॉप्टेशन होंगे वो इस प्रकार से होंगे जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं। ग्रिप हैंडल्स के लिए होगा, मॉडिफाई राइटिंग मटेरियल, पेपर को वहां पे हम पेपर को फोल्ड क्लिप करने के लिए यूज करते हैं, वो हो गया। या फिर ब्रॉड स्पेस बिटवीन द लाइंस के बीच में हम स्पेस ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उस बालक को यदि फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको समस्या हो सकती है, उसके अनुसार ये एडॉप्टेशन हम कर सकते हैं। रीडिंग स्टैंड यूज कर सकते हैं, कार्बन पेपर यूज कर सकते हैं, यदि सेम चीज को बार बार लिखना है तो कार्बन पेपर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये आप
एडॉप्टेशन हम क्लासरूम में कर सकते हैं। यदि फिजिकल डिसेबिलिटी हमारे क्लासरूम में है, उसमें कोई बच्चा ऐसा है जो फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित है, तो यही यदि विजुअल इंपेयरमेंट की बातें हम करें, यदि हमारे कक्षा में, समर्थित कक्षा में यदि कोई दृष्टि अक्षमता वाला बालक है, तो वहां पे जो एडॉप्टेशंस होंगे वो इस प्रकार होंगे। उसमें ये चीजें हम शामिल कर सकते हैं। ब्रेल को यूज कर सकते हैं, इम्बोस्ड मटेरियल और टेक्टाइल मटेरियल को यूज करेंगे, रेज्ड फॉन्ट्स को यूज करेंगे, जो उभरे हुए फॉन्ट्स होते हैं, 3D मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, लो विजन के केस में स्पेशली टेक्टाइल ग्राफ शीट को यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट ला सकते हैं क्लासरूम में हम कोई कॉन्सेप्ट देने के लिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल वर्क्स को हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट को यूज कर सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की सहायता से, आईफोन की सहायता से। इसके अलावा लार्ज प्रिंट यूज कर सकते हैं लो विजन के केस में, कंट्रास्ट कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं एज पर नीड ऑफ द चाइल्ड, बुक्स ऑन टेप जिसको कि हम लोग रिकॉर्डेड जिनको मटेरियल बोलते हैं कि हम टेक्स्ट बुक को रिकॉर्डेड फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाइलस, ब्रेलर, टेलर फ्रेम, इन सारी चीजों, ज्योमेट्रिक किट्स को, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हम असिस्टिव डिवाइस के रूप में या फिर एडॉप्टेशन के रूप में क्लासरूम में अपने यूज कर सकते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में कुछ अलग चीजें होंगी, वहां पे हमको साइन लैंग्वेज को यूज करना होगा, जैसे वहां ब्रेल था, यहाँ साइन लैंग्वेज होगा। लिप रीडिंग हम यूज कर सकते हैं, पिक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा एडॉप्टेशन के रूप में, फ्लैश कार्ड को, रियल ऑब्जेक्ट्स को, रियल एक्सपीरियंसेस देने पड़ेंगे, माइंड मैपिंग को यूज करना पड़ेगा, हाइलाइटर्स को यूज करना होगा, खासतौर से कीवर्ड्स के लिए वहां पे हाइलाइटर्स यूज करने पड़ेंगे, एंड अदर असिस्टिव डिवाइसेस हैं एज पर नीड ऑफ द चाइल्ड जिसको कि हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं। तो ये हियरिंग इंपेयरमेंट के केसेस में हम इन सभी को प्रयोग में ला सकते हैं एडॉप्टेशन के लिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के केस में पिक्चर्स को या फिर फ्लैश कार्ड्स को, कलर कोडिंग्स को, टेक्टाइल मटेरियल को भी यूज कर सकते हैं, वर्बल डिस्क्रिप्शंस को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस को या प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर दे सकते हैं बच्चों को, एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज कर सकते हैं जहां पे सेम एक्टिविटी में मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज्ड हो। तो ये चीजें हम एडॉप्टेशन के रूप में कर सकते हैं फॉर द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी चाइल्ड के लिए। एसएलडी के लिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के केस में हम विजुअल एंड मल्टी सेंसरी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ये सभी में यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी है, साइट वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, एंड टेक्स्ट बुक या ऑडियो बुक्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं, हाईलाइटेड टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं, एडॉप्टेड वर्कशीट को यूज कर सकते हैं, कलर कोडिंग को यूज कर सकते हैं, खास तौर से पर्टिकुलर जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम है उसको कलर कोडिंग करके हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, लार्ज प्रिंट मटेरियल को यूज कर सकते हैं यदि उसको खासतौर से रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम यदि है तो, एंड मल्टीप्लिकेशन कार्ड्स यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं यदि उसको डिसकैलकुलिया रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कैलकुलेटर उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, एंड अदर असिस्टिव डिवाइसेस एज पर द नीड ऑफ द चाइल्ड हम यूज कर सकते हैं। तो ये डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन एंड डिवाइसेस को हम क्लासरूम में यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने क्लासरूम को, इंक्लूसिव क्लासरूम को एक प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, उसकी प्री प्लानिंग कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे उसमें जो चुनौतियां हमारी कक्षा में जो समस्याएं हैं उस दिव्यांग बालक के लिए और उसमें जो शिक्षक जा रहा है शिक्षक के लिए, तो दोनों के लिए उन चुनौतियां जो हैं, जो समस्याएं उनको हम कम से कम कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। पहले से उसके लिए हम कुछ एक उचित प्रबंधन करके, उचित नियोजन करके, जिस प्रकार से हमने ये बातें की हैं अभी, उसको यदि हम यूज करें तो हम ये कर सकते हैं जिससे कि हम समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं और जो शिक्षा के जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य निर्धारित हैं, उनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बिंदु आज हमने रखे थे लगभग उसको मैंने अपनी तरफ से पूरा करने का प्रयास किया। आई होप कुछ हद तक मुझे सफलता मिली होगी यदि आप समझ पाए होंगे तो। चंदन जी को मैं अनुरोध करूंगा कि अब आगे वो यदि डिस्कशन करना है, क्वेश्चन आंसर लेने हैं तो वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। चंदन जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके द्वारा
विषय बिंदु को विधिवत, विद्यार्थियों के हितार्थ, ज्ञानार्जन पक्ष को श्रेष्ठवत रखते हुए एक एक स्लाइड पूरी की पूरी एक बुक की बात कर रही थी। अगर हमारे किसी प्रतिभागी को आज सर के द्वारा प्रस्तुत बेहतरीन ज्ञानार्जन पक्ष पर कोई अगर प्रश्न शेष हो तो आप अवश्य चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, या अपना माइक अनम्यूट करके कोई एक जन या दो जन अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है आज के वेबिनार से संबंधित, तो आप सर के समक्ष अपने प्रश्न रख सकते हैं। सर, आज आपने इतनी बेहतरीन तरीके से भाव को रखा ही है कि शायद ही किसी का प्रश्न इसमें शेष होगा। कई प्रतिभागियों ने पीपीटी की मांग की है सर। वैसे आपकी पीपीटी हमारी रिकॉर्डिंग में आती तो है, लेकिन कहीं कहीं कुछ टेक्निकल रीजन रहा जिसके कारण स्लाइड जो है चेंजिंग होने में कोई समस्या रही है। तो अगर संभव होगा तो आप पीपीटी को उपलब्ध कराने की कृपा करिएगा, जिससे पार्टिसिपेंट को हम लोग इस पीपीटी को भेजने की। हेलो जी रूपम जी, मुझे आपको एक कोई प्रश्न पूछना है। जी जी पूछिए रूपम जी। सर, अगर इंक्लूसिव सेटअप में अगर हम एक स्पेशल बच्चा है क्लास में और हमें पढ़ाना है तो हम क्या क्या करेंगे? रूपम जी, यही बातें तो हम पूरे स्टार्टिंग में हम उस बच्चे के साथ कैसे फ्रेंडली होंगे? सबसे पहली बात तो कुछ जरूरी सूचनाएं आपको एकत्र करनी पड़ेंगी कि स्पेशल बच्चा नहीं, बच्चे की विशेषता क्या है। हम उसको विशेषता के रूप में देखते हैं। यदि वो दिव्यांगता से संबंधित है तो किस क्षेत्र में, दिव्यांगता के किस क्षेत्र से संबंधित है, उसमें उसका लेवल क्या है, सीवियरिटी लेवल क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस कैटेगरी में वो आता है, इन बातों को जानना पड़ेगा। यदि उसकी पहले से प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग हो चुकी है, उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो वो सारी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। नहीं है तो आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। फिर उसको उसके माता पिता के साथ जो बाकी की प्रक्रियाएं हैं उसके लिए उसको भेजना पड़ेगा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जहां पे सीएमओ की तरफ से मेडिकल बोर्ड बैठता है। वो मेडिकल बोर्ड चेकअप करने के बाद उसको सर्टिफिकेट देता है, जिसमें वो सारी चीजें मेंशन होती हैं कि किस तरीके की दिव्यांगता से वो संबंधित है और किस लेवल का। ये हो जाने के बाद अब यदि ऐसा कोई बालक यदि आपके क्लास में है तो आपको ये पता चल जाता है कि उसकी दिव्यांगता का क्षेत्र क्या है, स्तर क्या है, उसके अनुरूप। यदि दिव्यांगता का क्षेत्र यदि हम ले लें तो कुछ स्लाइडें जो खासतौर से जो मैंने लास्ट में स्लाइडें ली थी, तो मैंने दिव्यांगता के हिसाब से कुछ बातें उसमें कही थी। अब यदि विजुअल इंपेयरमेंट का है तो ब्लाइंड है या लो विजन है, उसमें भी उसका जो विजुअल एक्यूटी है या फील्ड ऑफ विजन है वो किस लेवल का है, ये आपको जानना पड़ेगा। यदि नहीं निश्चित है तो आप उसको टेस्ट करके या डॉक्टर के पास हेल्प लेके आप उसको टेस्ट करा कर देख सकती हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट का है तो उसमें भी उसका जो लॉस ऑफ हियरिंग है वो किस लेवल का है। तो इन चीजों को जानना पड़ेगा। जितनी सूचनाएं स्पष्ट होंगी, क्लियर होंगी, उसके बाद आप प्लानिंग करने में आपको आसानी होगी। यदि आपको पता हो कि आपको अगले महीने कितनी इनकम होने वाली है तो उसके हिसाब से आप अपने आने वाले महीने के लिए खर्च का भी कर सकते हैं कि आपको कितनी पार्टी करनी है, रेस्टोरेंट में जाना है, या कितने आपकी सेविंग होगी। तो एक वैसा ही है कि यदि आपको निर्धारित हो जाए कि बच्चे में क्या क्या चीजें हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये निर्धारित हो गया, तब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ चीजें बताई, जैसे मैंने एक स्लाइड ली थी जो स्लाइड 16 थी, जहां पे फिर से हमने उसको लिया था। अब यदि हियरिंग इंपेयरमेंट का चाइल्ड है तो वहां पे टीचिंग जो मेथड होगा वहां पे ऑडिटरी नहीं होगा, विजुअल होगा, कांस्टेंट होगा, टैक्टाइल होगा, टोटल कम्युनिकेशन को यूज करना पड़ेगा। यदि आपको पता हो कि आपके क्लास में हियरिंग इंपेयरमेंट का चाइल्ड है तो टोटल कम्युनिकेशन आप यूज करो, आप लिप रीडिंग की उसको ट्रेनिंग दो, और आप कोशिश करो क्लास करते समय जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपके जो स्पीच है, जो आपके बोलने का है, वो जो लिप मूवमेंट है वो स्लो मोड में हो जितना, ताकि वो उसको रीड कर पाए। बहुत सिंपल है, आप बोलोगे बाकी बच्चों को भी बोलोगे, एक ही साथ बोलोगे, उसके लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है। स्पीड को मेंटेन करेंगे ताकि वो बच्चा आपके लिप रीडिंग कर सके। साथ ही साथ
वॉइस के साथ साथ आप ओवरऑल कम्युनिकेशन करोगे, लाइक योर बॉडी एक्सपोजर, योर फेस एक्सप्रेशन, टोटल कम्युनिकेशन करोगे, ताकि वो बच्चा केवल आपकी आवाज से नहीं, आपके लिप के मूवमेंट से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके बॉडी मूवमेंट से ओवरऑल वो उसकी मीनिंग को रिसीव कर पाए। तो ये एक एस्पेक्ट हुआ। सेम चीज विजुअल इंपेयरमेंट के लिए बदल जाएगा। तो जो आपने प्रश्न पूछा था कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो पहली बात तो बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे ओवरऑल, उसकी विशेषज्ञता क्या है, विशेषता क्या है, उसको जानने के बाद उसके अनुसार वो किस क्षेत्र से है, उस क्षेत्र में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम एट ए टाइम कक्षा में क्या क्या कर सकते हैं। वो जैसे यदि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला चाइल्ड है तो वहां पे रेमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना पड़ेगा। विजुअल इंपेयरमेंट के केस में आपको असिस्टिव डिवाइसेस को यूज करना पड़ेगा, नो डाउट। वहां पे असिस्टिव डिवाइसेस आप यूज कर ले तो क्लास में बहुत समस्या आने वाली नहीं है, यदि बच्चे को उसकी ट्रेनिंग मिल जाए और वो उसे क्लास में यूज करने लगे और टीचर को भी उसके बारे में पता और यूज करने लगे। हियरिंग इंपेयरमेंट के केस में यदि टीचर को साइन लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज है तब तो बहुत अच्छा हो सकता है कि वो साइन लैंग्वेज यूज कर ले। अदरवाइज लिप रीडिंग एंड टोटल कम्युनिकेशन एंड पिक्चर्स, मैक्सिमम चीजों को आप लिख के दिखाएं, मैक्सिमम चीजों को आप चार्ट पे या पिक्चर के माध्यम से दिखाएं। जो चीजें आप बोल रहे हैं उसे लिख कर या पिक्चर के रूप में दिखाने का भी प्रयास करें, तो इस तरीके से वो सेम मोड में चीजें ट्रांसफर होंगी और बेनिफिशियल होगा। तो इस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं और डे बाय डे जब हम करते जाएंगे तो खुद ब खुद आप देखिए, एक आप सिंपल देखिए कि ऐसी कोई भी माँ जिसके घर में या जिसका बेटा या बेटी यदि दिव्यांग हो तो उसको पहले से प्रशिक्षण नहीं मिला होता, लेकिन वो माँ का प्यार होता है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, कि वो उसके लिए वो सारी चीजें सीख जाती हैं, बहुत सारी चीजें, वो उससे बात करने लगती है, वो उसकी जो नीड्स है वो समझ जाती है माँ। कोई भी माँ जैसे बाकी माँ समझती है वैसे वो माँ भी समझ जाती है कि बेटे को पानी चाहिए या क्या चाहिए या उसको भूख लगी है। उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, हियरिंग इंपेयरमेंट या उससे रिलेटेड है पर्टिकुलर, लेकिन वो समझ जाती है। कहाँ समझ जाती है? अटैचमेंट होता है। तो टीचर का अटैचमेंट होगा तो बहुत सारी चीजें आपको, प्रॉपर टेक्निक है, प्रिंसिपल है, वो हेल्प करेंगी। कुछ चीजें सेल्फ से आप सीखोगे जो आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि हर क्लासरूम की सिचुएशन अलग होगी, हर बच्चे की नीड अलग होगी और हर जगह रिसोर्सेज अलग होंगे। तो एक ही फार्मूला हर जगह सेट नहीं होता। हाँ, कुछ सर्टेन चीजें हैं उसके आधार पे, और कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो टीचर को खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और देखना होगा यदि इफेक्टिव है तो कंटिन्यू करना होगा, बहुत इफेक्टिव नहीं है तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आई होप रूपम जी आपके प्रश्न का उत्तर मिल पाया होगा। सर मैं सर हेलो हाँ बोलिए। हेलो, हमें एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे बच्चे, पेरेंट्स जो होते हैं वो मानते ही नहीं कि मेरा बच्चा स्पेशल है। जैसे उनको अगर मैं कहूँ एकदम से कि आपका बच्चा स्पेशल है, तो ये पेरेंट्स को कैसे मतलब करें कि वो माने कि हाँ बच्चा मेरा स्पेशल है। आप उसको, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। आपकी कोई रचना है, सपोज आपने कुछ लिखा है, आपने कुछ रचना की है, और आप किसी के पास लेके जाओ या कोई उसे देखे और बोले कि ये क्या बकवास लिखा है, तो कैसा अनुभव होगा आपको? तो किसी भी चीज को, एक आपकी रचना को कोई यदि ऐसा कह दे तो आप कितना आपके दिल पे चोट लगेगा, किसी को भी, हम में से। तो किसी भी माँ बाप के बेटे या बेटी को कोई जब ऐसा बोलता है तो निश्चित रूप से उसे कष्ट होता है, और इसीलिए वो ऐसा बोलता है, नहीं नहीं आप कैसे बोल सकते हो, ये है वो है। लेकिन यदि हम उसे सही तरीके से कहें, हम यदि ये बोले कि ऐसा नहीं कि ऐसा है, हम ये बोले उसको कि यदि इसको कुछ और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाए तो ये तो बहुत प्रतिभावान है, ये तो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसको इस चीज में कोई दिक्कत है, इसको क्या सपोर्ट देना है। अब ये क्या सपोर्ट देना होगा ये पता कैसे चलेगा? तो पेरेंट्स बोलेगा हाँ बताओ क्या सपोर्ट देना होगा। तो क्या सपोर्ट देना होगा, इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है। दिक्कत हो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट भी करने पड़ेंगे, तो वो टेस्ट भी करने पड़ेंगे। जब साइंटिफिकली प्रूफ होगा, जब मेडिकल रिपोर्ट बोलेगा हाँ ये चीजें हैं, फिर आप ये बोलो ये कमी है, आप ये बोलो कि इसको हम यदि ये सपोर्ट दे तो ये भी कर लेगा। मतलब हर एक चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एस्पेक्ट नहीं, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर विकलांग को दिव्यांग लेके आए तो क्या एक पॉजिटिव, एक वो था, एक पॉजिटिव सोची थी। तो हमें भी जब पेरेंट्स को जब हम बताते हैं तो हम ऐसे आगे बोलते हैं ना कि आपका बेटा विकलांग है, तो नहीं मानेंगे ना।
आपकी रचना कोई ऐसा बोलेगा तो आपको विश्वास, आपको दिल पे चोट लगेगी, तो वो तो उनका बेटा है या बेटी है, तो ऐसा नहीं कह सकते। उसे पॉजिटिव मोड में ले जाना होगा और वहां पे प्रॉपर गाइडेंस काउंसलिंग की जरूरत होती है। धीरे धीरे उनके साथ अटैचमेंट करिए, उनको समझाइए और उनको ये बताइए कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सपना टूट गया या कुछ नहीं हो सकता, जीवन बेकार हो गया। क्या हो सकता है ये आप बताओ और कैसे हो सकता है ये बताओ, तब जाके शायद उनको हम अपने आप से जोड़ पाएंगे। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन गए और बोला और हो गया। बहुत बार क्या होता है कि हम चीजों को इजी वे में लेते हैं कि हमें लगा, हमने गए गार्जियन पेरेंट्स को बोले आपका बेटा ऐसा है, इसको स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ेगा, और हम सोचते हैं कि वो सुनेंगे और समझ जाएंगे और मान जाएंगे। नहीं हो सकता ना ये। इसीलिए मैं बोला कि मानवीय पक्ष जो होता है ना, जो मानवीय चीजें हैं वो तुरंत से नहीं बदलती हैं। एक आप ऐसा सोचो कि जब एक फैमिली में ऐसा कोई बच्चा आता है तो उन्हें सालों लग जाते हैं उस बच्चे को एक्सेप्ट करने में, और सोशली एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इंडिविजुअली एक्सेप्टेंस तो हो जाता है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम आती है वो सोशली एक्सेप्टेंस की आती है। इसीलिए वो डिनाई करते हैं। जब कोई टीचर या स्पेशल एजुकेटर या कोई बोलता है सामने जाते हैं, वो डिनाई करते हैं। लेकिन यदि उसको हम पॉजिटिव वे में लेके जाएं, पॉजिटिवली उनको समझाएं, काउंसलिंग करें, उस तरीके से बताएं, और क्या हो सकता है कोई रोल मॉडल उनके सामने प्रेजेंट कर दें, ताकि जो उनको जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट क्यों हो रहा है, उस कष्ट का निवारण हम कर दे, उस कष्ट की दवा एक तरीके से उनके सामने रख दे, तो सारी वो चीजों को एक्सेप्ट करने लगेंगे। ये हर केस में वेरी करता है, अलग अलग है। एक ही फार्मूला, फिर वही मैं कहूंगा, एक ही फार्मूला सभी के लिए नहीं है, लेकिन प्रयास करने से हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, खासतौर से जो लोग जमीन से जुड़े हैं, मैं तो विश्वविद्यालय में हूँ, जो जमीन से जुड़े हुए आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। उनका खुद का अनुभव ये बताता है, वो लोग जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं बताते हैं कि जब इस तरीके से हमने किया तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया, और वही पेरेंट्स डे वन जब हम जाके ऐसे बोले थे तो हमें तो वो बिल्कुल गुस्सा हुए थे, घर से ही बाहर निकाल दिया, भगा दिया बिल्कुल। तो ऐसा होता है। तो दोनों दो सिचुएशन है, आपको इस सिचुएशन से आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। ओके सर मैं तापस बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। अच्छा सर, मैं तो वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट बंगाल जी। सर एक्चुअली हम लोग मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल बच्चों का, तो जी। अभी तो स्कूल रन कर रहा हूँ, स्पेशल स्कूल। मेरा एक इंक्लूसिव स्कूल खुल रहा है, तो इस इंक्लूसिव स्कूल के लिए क्या परमिशन जरूरत है? नहीं, इंक्लूसिव स्कूल के लिए अलग से आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए, अच्छा। जितने भी हमारे पास प्रोविजन है ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो ऐसे बोलते हैं कि सारे स्कूल इंक्लूसिव ही होने चाहिए। हाँ। स्कूल तो सारे इंक्लूसिव ही होने चाहिए। स्कूल में हम भेदभाव नहीं कर सकते। यदि किसी भी स्कूल में, आप कोई भी स्कूल उठाकर देख लो, वहां पे यदि कोई दिव्यांग बालक जाए तो दे कांट डिनाई, वो एडमिशन को डिनाई नहीं कर सकते। हमारे पास राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, हमारे पास PWD एक्ट है, सारे एक्ट में ये चीजें स्पष्ट रूप से हैं। तो आपको अलग से उसके लिए ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आपको सुविधाएं रखनी पड़ेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमने बात की, जो हमने इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस की बात की, जो ह्यूमन रिसोर्स की बात की, जो करिकुलम एडॉप्टेशन की हमने बात की, या फिर डिवाइसेस की बात की, ये चीजें आपको अपने स्कूल में, अपने कंपाउंड में आपको मैनेज करनी पड़ेंगी, ताकि वो बच्चे आए तो केवल एडमिशन ले ना, उसको बाकी बच्चों की तरह उसको भी एजुकेशनल बेनिफिट हो, उसको भी एजुकेशनल अचीवमेंट हो। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बाकी चीजें तो वैसे ही आप जैसे स्कूल खोलते हैं वैसे स्कूल खोलेंगे। आप चाहे अपने नाम के साथ इंक्लूजन जोड़ सकते हैं, यदि आप जोड़ना चाहें तो आप इंक्लूजन जोड़ भी सकते हैं। इंक्लूसिव स्कूल आप उसमें टैग कर सकते हैं, या स्कूल फॉर ऑल, जो भी आप रखना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। और जब भी आप अपने स्कूल को एडवर्टाइज करें, उसके बारे में प्रचार प्रसार करें, तो आप उसमें प्रमुखता से इस बात को शामिल करिए कि हम सभी बच्चों को प्रवेश देंगे, सभी बच्चों के लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं मौजूद होंगी, ऐसे शिक्षक होंगे जो सभी को सहयोग करेंगे, और सभी को वो सारी जो ज्ञान और कौशल जो प्रदान किया जाना चाहिए वो किए जाएंगे। फिर आपके पास संसाधन क्या है, जो संसाधन अनिवार्य है, उन संसाधनों का प्रचार प्रसार करिए। ऐसा उसके लिए अलग से कोई वो नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर किसी एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ऐसा नहीं है। आप जा सकते हैं, सिंपल मोड में जा सकते हैं, लेकिन फैसिलिटी आपको सारी देनी पड़ेंगी। आप देखिए, सारे गवर्नमेंट स्कूल अपने आप को इंक्लूसिव स्कूल ही बोलते हैं, जबकि वहां संसाधन नहीं है, फिर भी इंक्लूसिव स्कूल ही बोलते हैं। एडमिशन तो ले ही लेते हैं, डिनाई तो नहीं करते। लेकिन निजी तौर पर यदि आप कार्य कर रहे हैं अपने स्तर पे, तो निश्चित रूप से आप संसाधनों को जरूर रखिए,
और ऐसे शिक्षकों को, ट्रेन टीचर को, कि जो उन बच्चों को डील कर पाए, जो उन बच्चों की आवश्यकताओं को समझ पाए, जो उन बच्चों की आवश्यकताएं के अनुरूप अपने कक्षा शिक्षण में परिवर्तन कर पाए, ऐसे शिक्षकों को रखिएगा, ऐसे संसाधन मुहैया कराइएगा जिससे वास्तव में छात्रों को वहां पे लाभ हो। ये नमस्ते सर, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर और एक हेलो हेलो, एक एक करके बोलेंगे तो स्पष्ट होगी। हाँ जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, इंक्लूसिव स्कूल्स खुल रहे हैं और खुलने भी चाहिए ये स्पेशल बच्चों के लिए, ताकि उन्हें भी सबके साथ सम्मिलित किया जाए। लेकिन सर किसी भी बच्चे का एडमिशन उसकी एज के अकॉर्डिंग या आईक्यू के अकॉर्डिंग लेना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ अभी जो व्यवस्था है, जो पिछली व्यवस्था थी वो भी, और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी, दोनों व्यवस्थाओं में आयु को किया गया है। जो सामान्य जो हमारे यहाँ अभी प्रोविजन है वो आयु को लेके है। आप देखिए, नई शिक्षा नीति में भी स्पष्ट रूप से 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट दिया गया, 3 वर्ष दिया गया, उसमें भी आयु है। और जो पुरानी व्यवस्था हमारी जो अभी चल रही थी उसमें भी आप देखिए तो क्लास 1 के लिए एज निर्धारित था, 5 से 7 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए प्रवेश के समय विद्यालयों में, और उसी को लगभग सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों चाहे वो निजी क्षेत्र के हों, सभी उसको फॉलो करते थे कि वो एज। अब रह गई आईक्यू की बात, तो आईक्यू वाली बात थोड़ी अलग है। आपने किस बिंदु को रखा है मैं उसको समझ पा रहा हूं, लेकिन आईक्यू वाली बात जो है, अभी जो भी हमारे पास नीतियां हैं या जो भी हमारे पास प्रोविजन है उसमें इसको कहीं प्लेस नहीं दिया गया कि आईक्यू बेस्ड एडमिशन दिए जाए, क्योंकि फिर वो लेकिन सर जैसे बच्चा 7 साल का है लेकिन उसकी आईक्यू अगर 50 है, उससे लो है, अगर उसे हम फर्स्ट क्लास में लेते हैं तो और बच्चे तो कर रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल है, उनका आईक्यू नॉर्मल है, पढ़ाई तो आईक्यू के हिसाब से ही होएगी ना उसकी। तो उसके लिए क्या ऐसा प्रोविजन है कि जो फर्स्ट क्लास का सिलेबस है उसमें ही कुछ कम लो उसमें रख के उस बच्चे को पढ़ाया जाए? देखिए, इसके लिए 2 बात है। ये आप स्पेसिफिक आप डिसेबिलिटी के केस में भी बात कर रही हैं, तो वहां पे आईक्यू वाली, हाँ वहां आईक्यू वाली बात आती है। तो एक तो होता है कि सेम आयु वाले बच्चों को सेम कक्षा में रखा जाए, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है चला आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि यदि वो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है या पर्टिकुलर किसी और डिसेबिलिटीज है, तो नो डाउट उनके लिए फिर आयु की जो लिमिटेशन है उसको बढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो यदि 7 साल का क्रॉस कर गया तो क्लास 1 में नहीं जा सकता है। यदि उसके पास सर्टिफिकेट हो, वो दिव्यांगता के क्षेत्र से हो, तो वहां पे आयु की लिमिटेशन को हमने थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, ऐसे प्रोविजन है। दूसरी बात जो आपके आ गई, दूसरी बात जो आप कह रही थी वो करिकुलम मॉडिफिकेशन और एडॉप्टेशन की बात कर रही थी, तो उसके लिए भी छूट है। यदि किसी भी विद्यालय में किसी भी कक्षा में ऐसा बालक है, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और अन्य जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है या जो बाकी जो भी अभी तक के प्रोविजन है, लगभग सब में इसकी तरफ इंडिकेट किया गया है कि स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल बोर्ड, स्कूल प्रिंसिपल एंड द टीचर, सभी को ये अधिकार है कि वो, मैंने 2 बातें बताई थी, एक तो एकोमोडेशन, एक मॉडिफिकेशन। तो एकोमोडेशन मैंने बोला था कि विदाउट ऑब्जेक्टिव को चेंज किए, ऑब्जेक्टिव में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो वो जो है वो तो हम कर ही सकते हैं, उसके लिए स्कूल लेवल पे हम कर सकते हैं और बहुत सारे स्कूल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव को चेंज करने की बात आती है, जो मॉडिफिकेशन वाली बात है, तो वो फिर हमको उसके लिए कुछ अनुमति लेनी पड़ेगी, खासतौर से यदि वो बड़े क्लासेस हो, जहां पे हम इंटरनल एग्जाम लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। टीचर और जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिसीजन ले सकता है, उसके बेसिस पे वो एडॉप्टेशन कर सकता है। लेकिन जब वो बातें बड़े लेवल पे आ जाती हैं और खासतौर से गवर्नमेंट स्कूल हैं, तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनका एक परमिशन लेना होता है, वो वहां से मांगा भी जाता है समय समय पे, आपके यहाँ ऐसे बच्चे हैं तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं या आप क्या करना चाहते हैं, आपके सेशन भी मांगे जाते हैं, तो जाते हैं जो बहुत एक्टिव टीचर वो सेशन देते हैं और इम्प्लीमेंट भी होते हैं। तो उसमें कोई बाधा नहीं है किसी तरीके से, दोनों केसेस में आपके लिए कोई बाधा नहीं है। करिकुलम एडॉप्टेशन आप कर सकते हैं, बस आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप एडॉप्टेशन क्यों कर रहे हैं, वो जस्टिफिकेशन सही होना चाहिए।
आप ऐसा नहीं कि कोई जी। बच्चा मान लीजिए कि वो स्लो लर्नर है, वो किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में नहीं आता है। बहुत सारे स्कूलों में होता है कि बच्चा पढ़ने में कमजोर एक्चुअली है, फेल सर हो रहा मैं है, स्लो लर्नर वगैरह, सुनिए सर, बहुत सारे एक्चुअली लोग मैं ऐसा स्लो बोलते हैं लर्नर, जी सर, मैं एक्चुअली स्लो लर्नर के लिए बात नहीं कर रही हूँ। आने वाला मतलब कि इन लोगों के बच्चों के लिए तो बिल्कुल इंक्लूसिव बहुत अच्छा है, वो कुछ ना कुछ करेंगे, बट मैं ऐसे बच्चों को जो ज्यादा सीवियर कैटेगरीज के हैं, क्योंकि मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और मैं ये सब चीजें देखती हूँ, और उनके साथ उनके बिहेवियर प्रॉब्लम्स की इश्यू भी बहुत आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या वो उन नॉर्मल क्लासेस में सर्वाइव कर पाएगा? ये एक डिसीजन की बात होती है कि उनकी सीवियरिटी लेवल क्या है, सीवियर कैटेगरी में भी सीवियरिटी लेवल क्या है। यदि वो सीवियरिटी लेवल उनकी हाई है तो जनरली उनको लिए स्पेशल स्कूल्स को हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिर उनको इंक्लूजन कराने में बहुत चुनौतियां आती हैं, और बाकी बच्चों को भी। जैसे अभी तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, पहले जो एमआर का टर्म दिया जाता था मेंटल रिटार्डेशन, उसमें कस्टोडियन चाइल्ड होता था। अब कस्टोडियन चाइल्ड को आप बोलो कि हम स्कूल में भेज दें, तो वो तो स्कूल एक बार मजबूर होकर ले भी लेगा, हालांकि लेगा ही नहीं क्योंकि वो गलत है। तो सीवियरिटी लेवल क्या है वो देखना पड़ता है। सीवियरिटी लेवल यदि बैलेंस हो सकता है रेगुलर स्कूल में तो वहां पे हम करते हैं, अदरवाइज सीवियरिटी के केस में हम उनको स्पेशल स्कूल में। लेकिन ये माइल्ड या मॉडरेट है तो नो डाउट बिना कहे हम उनको रेगुलर स्कूल्स में इंक्लूसिव सेटअप में उनको ऐड कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। सीवियरिटी के केस में देखना होता है किस लेवल की सीवियरिटी है, कितना मैनेज हो सकता है, उसके अनुसार ही डिसीजन हमें लेना पड़ता है। ये देखने वाली बात है, और ये डिसेबिलिटी टू डिसेबिलिटी वेरी करती है। हर डिसेबिलिटी में अलग अलग उनकी सीवियरिटी लेवल, सीवियरिटी में भी वो लोअर लेवल पे है या हाई लेवल पे, हाई लेवल पे है तो मुश्किल होती है। तो वहां पे फिर उनको हम स्पेशल स्कूल ही प्रेफर करते हैं, जहां पे उनको बेटर केयर हो सकता है और बेटर बेनिफिट्स हो सकता है, एजुकेशन अचीवमेंट हो सकता है। क्योंकि वहां पे आप सभी को पता होगा कि जब स्पेशल स्कूल का सेटअप है वहां पे कितने बच्चे होते हैं एक क्लास में, और इंक्लूसिव स्कूल के सेटअप में कितने बच्चे होंगे, तो वहां पे कितना केयर होगा वहां पे। यदि माइल्ड या मॉडरेट है तो कोई इशू नहीं हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी के केस में हमें देखना पड़ता है, उस केस में हम उन्हें स्पेशल स्कूल्स में लेके जा सकते हैं। सर एक बात और पूछनी है कि क्लास के अंदर अगर 30 बच्चे हैं तो उनके साथ कितने बच्चे निवेदन है स्पेशल आपसे होने चाहिए? उमा करकोटी जी, यह जी, कार्यक्रम 3 से 4 बजे तक का कार्यक्रम था, और सर का अधिकतम समय सर लगभग हमारी क्वेरीज भी तो पूरी होनी चाहिए ना सर, आपसे बहुत हमें बहुत बड़ी मुश्किल से मौका अब सर का समय हम लोग नहीं ले सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका एक व्यस्ततम कार्यक्रम है, हमें ज्ञात है, आगे आप व्यस्त हैं। मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर सभी को कार्यक्रम में जुड़े हुए जनों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू सर। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे बीच रखी और विधिवत आपने हमारे सभी प्रतिभागियों को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। मैं धन्यवाद की कड़ी में धन्यवाद करता हूँ आदरणीय स्मिता जयवंत मैम का, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान नई दिल्ली का। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री रमेश पांडे सर का, निदेशक सीआरसी लखनऊ का। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आज के अपने उत्कृष्ट उद्बोधन को प्रस्तुत कर रहे हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता आदरणीय हेमंत कुमार मौर्य सर, असिस्टेंट प्रोफेसर IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गांधीनगर गुजरात का, जिनके कुशल निर्देशन से और कुशल ज्ञानवर्धन से आज हम लोगों को बहुत ही अधिक जानकारियों का और एक व्यवस्थित कार्यक्रम का अनुभव हुआ, तथा हमारे सभी प्रतिभागियों को एक श्रेष्ठत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने आज सीआरसी के इस पटल पर जुड़ करके अपना ज्ञानार्जन किया और हमारे इस कार्यक्रम को गति देने में हमारी मदद की। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सीआरसी लखनऊ के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी कर्मचारी अधिकारीगण का, जिनके आशीर्वचन से, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम में टेक्निकल सपोर्ट दे रहे श्री सुमित भाई का, जिनके टेक्निकल सपोर्ट से ही यह कार्यक्रम आज अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हेमंत सर को बारंबार प्रणाम सर, पुनः आपका बारंबार धन्यवाद सर। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है, सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। हेमंत सर आपको सादर प्रणाम। बहुत